दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे जेम्स हेडली चेज के बहुत ही मशहूर नॉवल द पॉ इन द बॉटल का हिंदी वर्जन, जिसका नाम है खाली हाथ। इसके शुरू के 3 भाग आप ऑलरेडी हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं सुना है तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर खाली हाथ की प्लेलिस्ट पर जाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इस नॉवल का चौथा और आखिरी भाग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 26। मॉर्ग से निकलने के बाद हैरी तेज तेज कदमों से चलता हुआ एक गली में मुड़ गया। अब उसका इरादा वापस तिलियास के खंडरों में जाने का नहीं था। वो तो जल्दी से जल्दी अपने शहर वापस चला जाना चाहता था, जहां पर मैडम फ्रेंच, डोना और जूली उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वो अभी उस गली से निकलकर दूसरी गली में कदम रखना ही चाहता था कि अचानक एक साया वहां से निकलकर उसके सामने आ गया। हैरी अपनी जगह पर जड़ सा खड़ा रह गया। साया अंधकार में आगे बढ़ा और धीरे से फुसफुसाकर बोला, कम ऑन हैरी, रुक क्यों गए? ओह, तो ये तुम हो क्लाइव? हाँ, जल्दी आओ, मेरी गाड़ी उस तरफ खड़ी है, क्लाइव ने कहा। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारा इंतजार। ओह, तो इसका मतलब है तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो? हाँ, और क्या। लेकिन क्यों? ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं तुम्हें बचा सकूं हैरी। चलो बैठो गाड़ी में। बातें करते करते अब तक वो लोग गाड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए थे। दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी फटाक से आगे बढ़ गई। हैरी को आश्चर्य हो रहा था कि वो इतना बड़ा धोखा कैसे खा गया। वो तो रास्ते में पूरी सावधानी बरतते हुए मॉर्ग तक पहुंचा था। क्लाइव कब और कहाँ उसके पीछे लग लिया था उसे पता ही नहीं चल सका था। कुछ पल बाद क्लाइव ने उससे पूछा, उन इजरायली एजेंट्स ने तुम्हें देखा तो नहीं था ना? हाँ, अगर वो मुझे देख लेते तो क्या मुझे जिंदा छोड़ जाते? हैरी हंसते हुए बोला। हाँ, ये तो है। चलो ये बताओ, वो लेंस तो तुम्हारे पास सुरक्षित है ना? हैरी ने अनजान बनते हुए पूछा। कौन से लेंस? रबेका की आंखों में लगे हुए कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर रहा हूं मैं। वो तो तुमने निकाल ही लिए होंगे ना? अरे कहाँ, इतना तो मौका ही नहीं मिला, हैरी ने सफ़ेद झूठ बोला। क्लाइव के दिमाग को एक जोर का झटका लगा और उसके पैर अनायास ही ब्रेक पर दबाव बढ़ा गए। गाड़ी के पहिए बुरी तरह चरमराए और वो रुक गई। हैरी अच्छी तरह जानता था कि क्लाइव नकाबपोश का साथी है, इसलिए वो किसी भी हाल में उसे सच्चाई नहीं बता सकता था। वो उसके साथ कार में बैठ तो गया था, लेकिन अब पछता रहा था। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने गाड़ी से उतरने के लिए दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी रिवॉल्वर की एक नाल पीछे से आकर उसकी कनपटी से सट गई। फिर पिछली सीट से एक फुफकारती हुई आवाज़ सुनाई दी, चुपचाप शांत बैठे रहो, ज्यादा होशियारी की तो खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। अब हैरी के सामने हथियार डाल देने के अलावा कोई चारा नहीं था। गाड़ी एक बार फिर से तेज रफ्तार से चल पड़ी और जब हैरी ने आगे की सिचुएशन का जायजा लेने के लिए क्लाइव और पीछे बैठे उस अजनबी से कुछ सवाल करने शुरू किए, तो पीछे वाले ने गुस्से में आकर अपनी रिवॉल्वर का दस्ता उसकी कनपटी पर जोर से दे मारा, जिससे वो एक ही पल में बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को बड़ी ही अजीब स्थिति में पाया। उसके दोनों हाथ रस्सियों से कलाई पर से बंधे हुए थे और रस्सियों के अगले सिरे छत में कड़े से बंधे थे। वो नंगे पैर और नंगे शरीर फर्श पर खड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ अंडरवियर था और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे। शायद उसी कारण से वो होश में आया था। उसके सामने क्लाइव खड़ा था, जिसके पास पानी की एक बाल्टी रखी थी और हाथ में एक मग था। उसी मग से वो उसके ऊपर पानी फेंक रहा था। हैरी को होश में आते देख क्लाइव ने अपने पास खड़े साथी को कुछ इशारा किया और वो कमरे से बाहर निकल गया। 2 मिनट के बाद वो 2 और आदमियों को लेकर कमरे में वापस आया। इनमें से एक वही नकाबपोश था जिसने हैरी का अपहरण कराया था और उसे जान से मारने की धमकी देकर चोरी करने पर आमादा किया था। लेकिन बाद में शायद उनकी योजना बदल गई थी और तभी से स्टेला माइक ने उससे सीधा संपर्क करके कॉन्टैक्ट लेंस चुराने का प्रस्ताव उसके सामने रखा था, जिसे हैरी को कबूल करना पड़ा था। हैरी पहले ही दिन उस नकाबपोश को पहचान गया था और उसे पहचानने में उसकी आंखें हैरी की सहायक बनी थीं। सैम हेवॉर्ड की उन खास आंखों को वो लाखों में भी पहचान सकता था। नकाबपोश धीरे धीरे हैरी के पास आया और बोला, लेंस कहाँ है हैरी? वो तो उस लड़की की आंखों में ही होंगे, हैरी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा। नकाबपोश गुर्राया, झूठ बोलते हो तुम, लेंस तुम्हारे पास ही है। जल्दी बताओ तुमने उनको कहाँ छिपाया है, वरना तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हैरी जोर से हंसा और बोला, सबसे पहली बात तो ये मिस्टर नकाबपोश कि तुमने जो ये नकाब पहन रखा है इसे उतार फेंको, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ मिस्टर सैम हेवॉर्ड, इसलिए हमारे बीच ये नकाब बेकार है। नकाबपोश बुरी तरह से चौंक गया। हैरी फिर से बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ सैम, बेहतर यही होगा कि मेरे हाथ पैर खुलवा दो,
ताकि हम आमने सामने बैठकर आराम से बात कर सकें। पहले मुझे लेंस का पता बताओ, नकाबपोश ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज़ में वो पहले वाली गरज नहीं थी। हैरी ने कहा, उन लेंसों से तुम्हारा क्या मतलब है? उनके ऊपर तो विमेन लिबरेशन फ्रंट की चेयरमैन स्टेला माइक का अधिकार है ना? सैम अपने चेहरे से नकाब उतार कर फेंकते हुए बोला, अरे नाम मत लो उस कमीनी का। उसने मुझे डबल क्रॉस किया है। पहले उसने मुझे तुम्हारा अपहरण करने को प्रेरित किया, तब उसने मुझे पार्टनरशिप का वादा किया था, लेकिन बाद में मुझसे पल्ला झाड़कर वो खुद अकेली ही तुमसे मिलकर उन लेंसेज पर अधिकार करने में जुट गई। मैं किसी भी कीमत पर उसे अपने मकसद में सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन आखिर ऐसा है क्या उन लेंसेज में सैम, जो तुम दोनों उनके पीछे ऐसे पागल हो रहे हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए हैरी। तुम बस ये बताओ कि तुमने उनको कहाँ छिपाया है। नहीं सैम, अगर तुम्हें वो लेंस चाहिए हैं तो पहले मुझे उनके महत्व के बारे में बताना ही होगा। तो सुनो हैरी, क्यों ना हम एक समझौता कर लें, वैसा ही समझौता जो पहले मैंने और स्टेला ने किया था, यानी आधा आधा। हमें उन लेंसेज के बदले में जो भी मिलेगा उसे हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। बोलो, है मंजूर? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि आखिर उन लेंसेज में ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है। ये कहने के साथ सैम हेवॉर्ट ने अचानक एक निर्णय लिया और अपने साथी से बोला, क्लाइव, हैरी को उसके कपड़े वापस दे दो और उसे सम्मानपूर्वक लेकर मेरे कमरे में आओ। 15 मिनट बाद सैम और हैरी आमने सामने बैठे थे। उनके सामने जाम रखे थे और हाथों में सिगरेट्स थीं। अपने ग्लास से 2 घूंट लेने के बाद हैरी ने कहा, हाँ तो मिस्टर सैम, अब बताओ आखिर उन कॉन्टैक्ट लेंस में ऐसी क्या बात है? हेवॉर्ट थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, उनके अंदर इजराइल में बनने वाले एटॉमिक हथियारों के विभिन्न स्थानों का नक्शा है। हैरी बुरी तरह से चौंका, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कॉन्टैक्ट लेंस में नक्शा? मिस्टर हैरी, ये आधुनिक विज्ञान का दौर है। कॉन्टैक्ट लेंस तो फिर भी बहुत बड़े हैं। विज्ञान की सहायता से उसके 1000वें हिस्से पर भी पूरी दुनिया तक का नक्शा बनाया जा सकता है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस पर वो नक्शा बनाया क्यों गया है? वो इसलिए हैरी कि गद्दार हर कौम और हर दौर में होते हैं। एक यहूदी वैज्ञानिक को इस बात का बहुत दुख था कि इजराइल ने इराक का एटमी रिएक्टर क्यों तबाह किया। वो इजराइल को एक आतंकवादी देश समझता है जो पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा है। उसके विचार से अगर इजराइल को अभी नहीं रोका गया तो वो ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। बस यही सोचकर उसने अमेरिका को सूचना दी कि वो उसे इजराइल की महत्वपूर्ण गुप्त बातों की जानकारी देने वाला है। उसने एक बहुत ही बहुमूल्य माइक्रोस्कोप कैमरे से कॉन्टैक्ट लेंस पर वो नक्शा उतार लिया। ये काम करते हुए उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कॉन्टैक्ट लेंस उससे ज़रा भी प्रभावित ना हो और उन्हें इस्तेमाल करने वाले की आंखों पर भी कोई असर ना पड़े। फिर उसने वो लेंस एक ऑप्टिशियन के माध्यम से रेबेका की आंखों तक पहुंचा दिए। फिर उसने उस एजेंट को खबर कर दी, लेकिन उसे ये नहीं बताया था कि उन लेंसेज में किस तरह के गुप्त राज छिपे हैं। इसका पता रेबेका के इजराइल आने पर चला। अगर पहले ही पता चल जाता तो उसे वहीं ख़त्म कर दिया जाता। तुम्हारा चयन इसीलिए सिर्फ उन लेंसेज को चुराने के लिए किया गया था। ये राज बाद में खुला था। और स्टेला माइक को इस राज का कैसे पता चला? हैरी ने पूछा। स्टेला माइक के उस वैज्ञानिक से संबंध है। उसने उसे अपने रूपजाल में फांस रखा है। किसी तरह से उसे उन लेंसेज के महत्व के बारे में पता चल गया तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने तुम्हारा अपहरण कराया, तुम्हें इस काम के लिए राज़ी किया, लेकिन फिर अचानक ही स्टेला की नीयत बदल गई और वो अकेले ही उनको हड़पने की सोचकर तुमसे मिली और तुम्हें पैसे का लालच देकर चोरी पर सहमत कर लिया। लेकिन मैं इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने क्लाइव को पहले ही यहाँ भेज दिया था ताकि वो तुम्हारे ऊपर निगरानी रख सके। लेकिन जब मुझे उन लेंसेज के महत्व के बारे में पता चला तो मैं तुरंत खुद भी यहाँ चला आया। अब बताओ, कहाँ है वो लेंस? हैरी को अपने शरीर में सनसनी सी महसूस हो रही थी। एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक वो लेंस इस समय उसके जूतों की एड़ी में थे। लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उन्हें सैम को देकर अपनी मौत को दावत देता। वो जानता था कि लेंस हासिल करने के बाद सैम उसे छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए वो धीरे से बोला, लेंस तो वहीं मॉर्ग में ही है। मॉर्ग में किस जगह छुपाया है तुमने उनको? ये तो मैं वहीं चलकर तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन अपना 50-50 वाला वादा याद रखना। हाँ हाँ, निश्चिंत रहो हैरी, मेरा पेट इतना बड़ा नहीं है कि मैं अकेला ही सब कुछ हजम कर जाऊँ। चलो आओ, मॉर्ग चलते हैं। दोनों खड़े हुए और चलने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़े, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा खुला
और दोनों अपनी ही जगहों पर जड़ होकर रह गए। दरवाजे पर स्टेला माइक हाथों में रिवॉल्वर लिए खड़ी थी। एक जहरीली मुस्कुराहट बिखेरते हुए वो बोली, बहुत खूब, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में सफल नहीं होने दूंगी। हैरी, तुम मेरे साथ चल रहे हो और सैम तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने रोका नहीं? हेवॉर्ट ने थोड़े उलझे स्वर में उससे पूछा। स्टेला को भला कौन रोक सकता है? जिन्होंने रोकने की कोशिश की वो फर्श पर मुर्दा पड़े हैं और अब वैसे ही पड़ने की तुम्हारी बारी है। ये कहकर स्टेला ने ट्रिगर पर उंगली का दबाव डाला और फिर जो कुछ भी हुआ वो हैरी के लिए आश्चर्यजनक था। उसे सैम से इतनी फुर्ती की आशा कतई नहीं थी। इससे पहले कि स्टेला के रिवॉल्वर की गोली उसके शरीर को छू पाती, सैम ने हवा में एक जंप लगाई और खुद को गोली से बचाता हुआ स्टेला पर जा पड़ा। स्टेला के गले से एक भयानक चीख निकली। सैम ने फुर्ती से खुद को संभाला और हाथों के बल उठकर घुटनों पर बैठते हुए स्टेला के मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। स्टेला और भी जोर से चिल्लाई। सैम अगला घूंसा मारने के लिए हाथ ऊपर उठा ही रहा था कि तभी उसके मुंह पर एक जोरदार ठोकर पड़ी। ये ठोकर स्टेला के साथ आए उसके सहायक ने मारी थी, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। उसके पीछे पीछे स्टेला का एक और सहायक भी अंदर आ गया और उन दोनों ने एक ही पल में सैम को अपने काबू में कर लिया। स्टेला ने भी अब तक खुद को संभाल लिया था। अपने मुंह से बहता खून पोंछते हुए वो खड़ी हुई और अपने साथियों से बोली, छोड़ दो इस कुत्ते को, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। दोनों सहायक सैम को छोड़कर थोड़ा दूर हट गए। स्टेला ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और ट्रिगर की उंगली दबा दी। पिट की एक हल्की सी आवाज़ के साथ गोली ठीक सैम के दिल में लगी और वो कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। अब स्टेला हैरी की तरफ मुड़ी और सुलगते हुए स्वर में बोली, अब बोलो, लेंस कहाँ है? और पहले ही कह देती हूँ, मुझसे चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अंजाम भी इस कुत्ते जैसा ही होगा। हैरी जानता था कि जब तक उन्हें लेंसेज का पता नहीं चलेगा तब तक वो उसकी जान नहीं लेंगे, इसलिए हिम्मत जुटाकर बोला, तुमने सैम और मेरी बातें सुन तो ली थीं। लेंस मॉर्ग में है। सुनो हैरी, सैम बेवकूफ़ था जो तुम्हारी इन बातों में आ गया, लेकिन मैं तुम्हारी इस बकवास में नहीं आने वाली। मैं जानती हूँ लेंस तुम्हारे ही पास हैं और मुझे वो चाहिए, अभी और इसी समय। हैरी चुप खड़ा रहा। स्टेला ने अपने दोनों साथियों को इशारा किया और वो दोनों भयानक अंदाज में मुट्ठियां ताने हैरी की तरफ बढ़ने लगे। उनके खतरनाक तेवर देखकर हैरी को लगा कि लेंस उनको दे देना ही बेहतर होगा। वो उन्हें उनके छुपाए जाने की जगह बताने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी। दरवाजे पर सैम का साथी क्लाइव खून से लथपथ अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। पता नहीं कैसे वो मरने से बच गया था। स्टेला और उसके दोनों साथियों की पीठ दरवाजे की तरफ थी और उन्हें क्लाइव के वहाँ होने का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। क्लाइव ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ स्टेला की तरफ ताना और एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। पहली गोली की आवाज़ के साथ ही हैरी ज़मीन पर गोता लगाकर दूसरी तरफ छलांग लगा चुका था। पलक झपकते ही उन तीनों की लाशें ज़मीन पर पड़ी थीं और उन्हीं के साथ क्लाइव खुद भी गिर गया था। उसकी हिम्मत और उसका शरीर जवाब दे चुके थे। अपने दुश्मनों को मरते देखकर उसके चेहरे पर असीम शांति थी और वो मुस्कुरा रहा था। अब हैरी के लिए मैदान एकदम साफ था। वो उठा और कमरे से भाग लिया। जल्द से जल्द वो इस खूनी मकान से दूर निकल जाना चाहता था। सड़क पर पहुंचने के बाद उसने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी पकड़ी और प्लेन में बैठने के बाद जब वो आकाश की ऊंचाइयों पर था तो उसने अपने जूते की एड़ी से वो प्लास्टिक की थैली निकाली और उसमें से लेंसेज निकालकर खिड़की खोलकर उनको बाहर हवा में फेंक दिया। वो उन खूनी लेंसेज को अपने पास नहीं रखना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसने उन्हें बेचने की कोशिश की तो नौबत फिर से खून खराबे की आ सकती थी और वो खून खराबे से दूर ही रहना चाहता था। अध्याय 27। जूली के मन में अब थियो की याद बस एक भयानक सपने जैसी रह गई थी। वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। वीजली उसकी खामोशी चाहता था और इसके लिए वो उसे पैसा, कपड़े, फ्लैट और एक कार भी देने के लिए तैयार था। इसके अलावा वो कोई भद्दा मोटा बूढ़ा नहीं था। उसके ये ऑफ़र देने से पहले भी जूली उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी। वीजली बहुत ही कम बात करता था। अगली सुबह नाश्ते पर भी उसने कुछ नहीं कहा। जब गैरेज कुछ कागजात लेने चला गया तब वो धीरे से बोला, तुम घबरा तो नहीं रही हो ना जूली? जी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस ये जानना चाहता था कि कहीं तुमने इरादा तो नहीं बदल दिया है। जूली मन ही मन सोच रही थी कि 7 महीने पहले वो एक सस्ती लाइब्रेरी में काम करती थी
और अब उसे अपना एक अलग फ्लैट मिलने वाला है और साथ में 1000 पाउंड सालाना। तभी ब्लेंच के कमरे की घंटी बजी और वो सपनों की दुनिया से बाहर निकल आई। ब्लेंच बहुत ही बुरे मूड में थी। ए लड़की, मेरे नहाने का इंतजाम करो। और ये हाथी की तरह क्यों चल रही हो? मेरे सिर में दर्द होता है। जूली ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके निर्देशों का पालन करने लगी। जब वो सारा काम निपटा कर लौटी तो ब्लेंच और भी गुस्से से बोली, इस हफ्ते के अंत में तुम्हारी छुट्टी, और मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करूंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जूली का मन किया कि वो जोर से हंस पड़े। वो खुद ही यहाँ कब रहना चाहती थी। ठीक है मैडम। ये बात उसने इतनी खुशी से कही कि ब्लेंच चौंक पड़ी। उसने जूली को ध्यान से देखा और फिर और भी गुस्से से बोली, दफा हो जाओ। बाद में जब ब्लेंच घर से चली गई और जूली पूरे फ्लैट में अकेली रह गई तो वो लाउंज में पहुंची और एक आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगी। फिर उसने एक सिगरेट सुलगा ली और कुर्सी पर पैर फैला लिए। वो सोच रही थी कि कुछ दिन बाद वो इसी तरह से अपना वक्त गुजारा करेगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बोर हो गई। उसे एकांत अब खलने लगा था। वो सोच रही थी कि इतना पैसा होने के बावजूद ब्लेंच का कहीं दिल नहीं लगता है, तो क्या उसका भी यही हाल होगा? तो क्या उसे बाद में भी कहीं पर काम तलाश करना होगा? पूरा दिन वो यही सोच विचार करती रही। 5 बजे ब्लेंच लौट कर आई। उसने किसी को फ़ोन मिलाया और बात करने लगी। जूली उसकी बात सुन रही थी। ब्लेंच कह रही थी, मैं कल नहीं आ सकती डार्लिंग, मुझे हॉवर्ड के साथ डिनर पर जाना है। अरे कुछ भी नहीं, आज मैं सिनेमा गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सुनो ह्यू, क्या तुम थोड़ा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते? मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अगर तुम्हारी आर्थिक हालत थोड़ी ठीक हो जाए तो मैं उससे तलाक ले लूँगी। अब कुछ तो करो, ऐसे कब तक चलेगा? अगर तुम संभल जाओगे तो मैं जल्दी ही तुमसे शादी कर लूँगी। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया और ब्लेंच के कदमों की आहट सुनते ही जूली दौड़कर किचन में चली गई। बाद में उसने वीजली की आहट सुनी तो वो बाहर निकल आई। उसने धीमे स्वर में कहा, सब ठीक हो गया है जूली। पुलिस इस बात पर सहमत है कि तुम ऐसे काम करती रहो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कल उन लोगों से मिल लेना और उनको सेफ खोलने का तरीका बता देना। फिर उसने जेब से एक कागज़ निकालकर जूली को दे दिया। इसकी नकल कर लो जूली, इसमें सब कुछ है। हम ये नहीं चाहते कि उन्हें थोड़ा भी शक हो। पुलिस उनको फर ले जाते हुए ही गिरफ्तार करना चाहती है, तो ये पता करने की कोशिश करना कि वो चोरी कब करना चाहते हैं। और तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। जी ठीक है, मैं सब समझ गई। मुझे आपसे एक बात और कहनी है। मिसेस वीजली चाहती हैं कि इस हफ्ते के बाद मैं काम छोड़ दूं। उन्होंने शनिवार को मुझे यहाँ से चले जाने को कहा है। वीजली कुछ सोचते हुए बोला, ओह, तो तुम हैरी को शुक्रवार के दिन का सुझाव दे देना। अगर उस दिन काम हो जाता है तो फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरा क्या होगा मिस्टर वीजली? यहाँ से जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी? वीजली थोड़े बेचैन स्वर में बोला, मैंने कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगा जूली, अब तुम जाओ। लेकिन आपने कहा था कि मेरा अपना फ्लैट होगा। हाँ ज़रूर होगा, लेकिन 2 दिन में ये सब कैसे होगा? और एक बार मैं यहाँ से चली गई तो फिर। अच्छा सुनो जूली, थर्सडे को तुम्हारी छुट्टी है ना? उस दिन हम कहीं पर मिलेंगे और सारी बातें तय कर लेंगे। अब जाओ, मुझे काम करना है। अध्याय 28। ये बुधवार का दिन था। वक्त बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था। ब्लेंच उस रात वीजली के साथ डिनर पर नहीं जाना चाहती थी और अपना गुस्सा जूली पर उतार रही थी। कुछ तो जूली इस बात से परेशान थी और कुछ इस बात से कि आज उसे मिसेस फ्रेंच के पास जाना था। जब ब्लेंच डिनर के लिए कहीं चली गई तब उसे थोड़ी राहत मिली। वो अखबार लेकर बैठ गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। ये हैरी था। वो थियो द्वारा जूली के साथ की गई ज्यादती के बारे में उससे बात करना चाहता था, लेकिन जूली को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने फ़ोन काट दिया। हैरी ने 2-3 बार फ़ोन मिलाया, लेकिन जूली ने फ़ोन उठाया नहीं। वो अब हैरी से संबंध तोड़ चुकी थी। हाँ ठीक है, शुरू में उसे हैरी से कुछ प्यार था, लेकिन अब उसके पास हॉवर्ड था जो उसे हैरी से कहीं ज़्यादा कुछ दे सकता था। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। ये इंस्पेक्टर डॉसन था। हैरी और उसके गैंग को मौकाए वारदात पर पकड़वाने के लिए मिस्टर वीजली ने डॉसन से ही संपर्क किया था और अब वो जूली से कुछ चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ आया था। पहले उसने इस घर, मिसेस ब्लेंच और मिस्टर वीजली के बारे में कुछ सवाल पूछे। फिर उसने जूली से कहा, अब तुम हैरी से हुई तुम्हारी मुलाकात से लेकर अब तक की सारी कहानी मुझे सुनाओ। अब वीजली को अपनी आत्मकथा सुनाना जूली के लिए एक अलग बात थी और पुलिस को ये सब बताना बिल्कुल दूसरी बात। वो अच्छी तरह जानती थी कि पुलिस मुखबिरों का क्या हाल होता है,
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसे पुलिस का साथ देना ही था। उसने डॉसन को वो सारी बातें बताईं जो उसने वीजली को बताई थीं। सारी बातें सुनने के बाद डॉसन बोला, तो आज रात तुम मिसेस फ्रेंच से मिलने जाने वाली हो? जी हाँ। तो ठीक है, मैं उसके घर के बाहर अपना एक आदमी लगा दूंगा। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो तो तुम अपना पर्स या कोई और चीज़ खिड़की से बाहर फेंक देना। ये मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो गिरोह तुम्हारे ऊपर शक करने लगा तो फिर तुम्हारे साथ थियो बहुत ही बुरा सलूक करेगा, ये तुम जानती हो। जी हाँ, मुझे पता है। अच्छा चलो, अब मुझे वो सेफ दिखाओ। जूली उसे ब्लेंच के बेडरूम में ले आई। फिर उसने बेड के नीचे स्विच तलाश करके उसे बंद किया और बाथरूम में जाकर दूसरा स्विच बंद किया। फिर पॉइंटर को तलाश करके एक झटके से सेफ को खोल दिया। ये पूरा काम करने में अपनी कुशलता को देखकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। डॉसन ने फरों को देखकर सीटी बजाई और बोला, ठीक है, अब इसे बंद कर दो। जूली ने सेफ बंद कर दी, अलार्म चालू कर दिए और फिर डॉसन के पीछे पीछे लाउंज में आ गई। वो बोला, तुम्हें अब ये पता करना है कि वो लोग चोरी कब और किस टाइम करना चाहते हैं। और हाँ, थियो से थोड़ा सावधान रहना। ग्लेब साफ सुथरा काम करता है, लेकिन थियो खतरनाक है। जी ठीक है। और ये बताओ जूली, जब ये गिरोह खत्म हो जाएगा तब तुम क्या करोगी? पता नहीं। मिस्टर वीजली आजकल तुम में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर। मैं भविष्य की चिंता नहीं कर रही हूँ। मुझे कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। उम्मीद है कि तुम अब आगे और बुरे काम नहीं करोगी, क्योंकि हमेशा तुम्हें ऐसा अमीर और भला आदमी नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। और फिर इंस्पेक्टर वहाँ से चला गया। अध्याय 28। जब जूली मिसेस फ्रेंच के ऑफिस में पहुंची तो मिसेस फ्रेंच, डोना और हैरी पहले से ही वहाँ मौजूद थे। थियो जूली का पीछा करने के काम पर लगा हुआ था और वो उसके पीछे पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ। अंदर आते ही थियो ने फिर से जूली को धमकियां देनी शुरू कर दी। ये देखकर हैरी गुस्से में आ गया और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। थियो ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली, जिसे हैरी ने एक लात मारकर दूर फेंक दिया और फिर उसे उठाकर मिसेस फ्रेंच को दे दिया। मिसेस फ्रेंच ने गन अपने पर्स में रख ली। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है थियो, हथियार लेकर मत चला करो। तुम्हारे पास भी कुछ है क्या हैरी? नहीं माँ, मैं पिस्टल नहीं रखता और ना ही कभी रखूंगा, हैरी बोला। थियो के बच्चे, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। तुम ये बताओ जूली, कागज़ कहाँ है? जूली ने कागज़ निकाला और मेज़ पर रख दिया। मिसेस फ्रेंच और हैरी उसे पढ़ने लगे। हैरी सीटी बजाते हुए बोला, 2 अलार्म। मैं तो पहले ही कहता था कि वहाँ पर ऑटो इलेक्ट्रिक सेल होगा। मिसेस फ्रेंच ने गहरी नज़रों से जूली को देखते हुए कहा, क्या तुम इसे खोल सकती हो? हाँ। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मिसेस वीजली अपने एक दोस्त को सेफ खोलकर दिखा रही थी और मैं उस वक्त कमरे में छिपी हुई थी। बहुत बढ़िया जूली, आज बुधवार है, मैं इस वीकेंड तक तैयार हो जाऊंगी। क्या तुम्हें पता है शनिवार को उनका क्या प्रोग्राम है? नहीं मिसेस फ्रेंच, शनिवार को वहाँ से मेरी छुट्टी होने वाली है। मिसेस वीजली ने पहले ही कह दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए। ओह, लेकिन काम होने तक तो तुम्हें वहीं रहना होगा। तो शुक्रवार ठीक रहेगा? जूली ने कहा, हाँ ठीक रहेगा। वीजली और उसकी पत्नी शुक्रवार को कहीं बाहर जाने वाले हैं। वो डिनर भी बाहर ही करेंगे और फिर थिएटर देखेंगे। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था। तो फिर ठीक है, तय रहा, मिसेस फ्रेंच ने कहा। शुक्रवार की शाम को 8 बजे हम ये काम करेंगे। हैरी अपना काम निपटाकर तुमको बांध देगा और फिर जब पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी तो तुम कहोगी कि 3 आदमी सामने वाले दरवाजे से आए थे और तुम्हें बांध गए। तुम्हें उनके चेहरे देखने तक का भी मौका नहीं मिला और इसके बदले हम तुम्हें 500 पाउंड देंगे। समझ गई? जी हाँ, जूली ने कहा। मिसेस फ्रेंच ने अब हैरी से कहा, तुम जूली के साथ रहोगे और फर सेफ से निकालकर सर्विस लिफ्ट में रखवा दोगे। थियो नीचे मौजूद होगा। पिछली गली में एक कार होगी। फर नीचे भेजकर तुम जेवरात लोगे, जूली को बांध दोगे और फिर लिफ्ट से नीचे आ जाओगे। किसी को कोई सवाल पूछना है? हैरी बोला, काम खत्म होने के बाद मैं जूली को फ्लैट में नहीं छोड़ना चाहता। पुलिस समझ जाएगी कि अंदर के किसी आदमी का काम है। तब क्या जूली पुलिस वालों का मुकाबला कर पाएगी? कर पाएगी हैरी। अगर ये अक्ल से काम लेगी तो कुछ नहीं होगा। चलो अब सब लोग निकलो और अपने अपने काम पर लगो। जूली निश्चिंत होकर कमरे से बाहर निकल आई। वो खुश थी कि उसे चोरी का निश्चित समय पता चल गया था। अब बाकी काम बस पुलिस को करना था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पाया कि हैरी उसके पीछे आ रहा था। हैरी ने उसे रोककर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। जब हैरी ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की
तो जूली ने उसे थप्पड़ मार दिया और साइड से होकर चली गई। नज़दीक की एक दुकान के शटर के पीछे छिपा थियो उन्हें देख रहा था। ये सब देखकर उसने पास के एक गटर में थूक दिया। अध्याय 29। जूली वीजली के साथ ही थी और वीजली अभी भी अंधे होने की एक्टिंग कर रहा था। उस दिन उन्होंने 2 फ्लैट देखे। इनमें से एक बर्कली स्ट्रीट पर था और दूसरा कीगो स्ट्रीट पर। जूली को कीगो स्ट्रीट वाला फ्लैट अच्छा लगा। उसके बेडरूम की छत में तारे बने हुए थे। वीजली ने एजेंट से बात की और सब कुछ तय करके चाबी जूली को दे दी। फिर वीजली उसके लिए कपड़े खरीदने गया। जूली कपड़ों को देखकर चौंक पड़ी। वो बहुत ही सुंदर और कीमती थे, ठीक वैसे ही जैसे ब्लेंच पहना करती थी। और इतना ही नहीं, वीजली ने उसे एक फर वाला कोट भी दिलवा दिया। जूली उस कोट को फौरन पहनना चाहती थी, लेकिन वीजली ने दुकानदार से कहा कि वो कोट और कपड़े शनिवार को कीगो स्ट्रीट पर भिजवा दे। दुकान से बाहर निकलकर वो जूली से बोला, अब मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरा होगा। जूली जानती थी कि जब कोई मर्द किसी औरत को फर के कोट जैसा उपहार देता है तो बदले में क्या चाहता है, और वो देने के लिए तैयार भी थी। लेकिन वीजली ने उसके निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा, अभी नहीं जूली, मुझे काम करना है, अलविदा। फिर वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला गया। सादे कपड़ों में एक पुलिस वाला सारा दिन जूली का पीछा करता रहा था। वीजली को जाते हुए देखकर उसने राहत की सांस ली। वो काफ़ी थक गया था और अब हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्ट देना चाहता था। इन सब से बेखबर जूली पिकाडिली की तरफ बढ़ गई। शाम अभी बाकी थी और वो इसे सेलिब्रेट करना चाहती थी। अध्याय 30। जब से जूली हैरी को थप्पड़ मार कर गई थी, वो लगातार उसी के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे प्यार करने वाली जूली को अचानक ये क्या हो गया था। काफ़ी सोचने के बाद उसने तय किया कि वो जूली से एक बार फिर से बात करेगा ताकि उसे अपने साथ अमेरिका जाने के लिए राज़ी कर सके। तभी उसे याद आया कि आज जूली की छुट्टी है। उसे लगा कि वो ज़रूर बाजार में घूम रही होगी और कीमती चीज़ें देख रही होगी। वो भी पिकाडिली पहुंचकर पार्क लेन की तरफ चल पड़ा। जब वो बर्कली होटल के सामने से गुजर रहा था तो उसे सामने सड़क के पार जूली नज़र आ गई। सड़क पार करके वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। सादे कपड़ों वाला पुलिस वाला जो जूली का पीछा करते करते थक गया था और हेडक्वार्टर जाने की सोच रहा था, हैरी को देखते ही उसे पहचान गया। हैरी का ध्यान क्योंकि जूली पर था तो वो पुलिस वाले को नहीं देख पाया। उसने जूली के पास जाकर उसका रास्ता रोका और उससे बात करने की इच्छा प्रकट की। पहले तो जूली राज़ी नहीं हुई, लेकिन उसके जोर देने पर मान गई और वे दोनों बार के अंदर जाकर बैठ गए। विस्की की चुस्कियाँ लेते हुए हैरी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जूली थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे इस वक्त अपना फ्यूचर सिर्फ वीजली के साथ नज़र आ रहा था। लेकिन काफ़ी देर तक हैरी की बातें सुनने के बाद और उसकी आंखों से झलकते सच्चे प्रेम को देखने के बाद जूली को ये एहसास हुआ कि वो उसके साथ विश्वासघात करने जा रही है और बहुत जल्दी जूली के कारण हैरी पुलिस की गिरफ्त में होगा। उसने सोचा कि वो उसे सारी सच्चाई बता देगी, लेकिन फिर थियो के विचार ने उसे रोक दिया। उसने कहा, देखो हैरी, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहती हूँ। तुम ये काम मत करो, तुम्हारी ये योजना सफल नहीं होगी, इसलिए तुम प्लीज़ ये इरादा छोड़ दो। तुम कहना क्या चाहती हो जूली? कहीं तुमने किसी को कुछ बता तो नहीं दिया है? नहीं हैरी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ये काम बहुत खतरनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, इसलिए प्लीज़ इस काम को मत करो। ये कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन हैरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। मेरा हाथ छोड़ो हैरी, मुझे जाने दो। लेकिन हैरी ने अब उठकर उसके कंधे पकड़ लिए। बाहर से ये सब देख रहा पुलिस वाला तुरंत अंदर आया और बोला, मिस, क्या ये आदमी तुम्हें तंग कर रहा है? हैरी ने जूली का हाथ छोड़ दिया और जूली फुर्ती से बार से बाहर निकल गई। हैरी चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अध्याय 31। मिसेस फ्रेंच और थियो योजना के चरणों पर अंतिम विचार विमर्श कर रहे थे। मिसेस फ्रेंच ने कार का इंतज़ाम पहले ही सोच लिया था। सारी बातों पर एक बार फिर से विचार करने के बाद फिर उसने कहा, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ठाक तय हो गया है। क्या कोई और बात भी रह गई है? थियो मुस्कुराते हुए बोला, जूली, हैरी को उससे प्यार हो गया है। ओह, कहीं वो किसी को कुछ बता ना दे। अगर उस लड़की ने मुंह खोल दिया तो... अरे चिंता मत करो मिसेस फ्रेंच, मैं उसका इंतज़ाम कर दूंगा। वो कैसे? देखो, हैरी सेफ से फर निकालकर सर्विस लिफ्ट में रखकर मेरे पास भेज देगा। फिर वो जूली को बांधकर उसे वहीं छोड़ जाएगा। मैं फर को कार में रख दूंगा, लेकिन कार मैं नहीं चला रहा हूँगा, डोना उसे चलाएगी, समझी?
मिसेस फ्रेंच उसकी बात समझ गई और तुरंत बोली, लेकिन मैं इस योजना में डॉना को शामिल नहीं करना चाहती। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे जूली का इंतज़ाम करना है। जब डॉना फर वाली कार को लेकर वहाँ से निकल जाएगी तो मैं सर्विस लिफ्ट से ऊपर चला जाऊँगा और हैरी के निकलने का इंतज़ार करूँगा। जब वो बाहर चला जाएगा तो मैं अंदर जाकर जूली को खोलूँगा और उसे सेफ में धक्का दे दूँगा। जब सेफ खुलेगी और कोई उसे देखेगा तो यही समझेगा कि वो अपनी गलती से वहाँ फंस गई है। लेकिन थियो, ये तो हत्या हुई। नहीं, लोग इसे दुर्घटना समझेंगे। और वैसे भी तुम्हें डॉना की खुशियों की परवाह है कि नहीं? जब तक जूली जिंदा रहेगी हैरी डॉना से शादी करने वाला नहीं है। और हाँ, इस काम के मैं 2000 पाउंड अलग से लूँगा। मिसेस फ्रेंच ने एक गहरी सांस ली। अब उसके पास हथियार डाल देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अध्याय 31। अगली सुबह डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डॉसन अपने ऑफिस में था कि वीजली वहाँ पहुँच गया। उसने कहा, उम्मीद है आपने सब तैयारियां कर ली होंगी। जी हाँ मिस्टर वीजली, सारे प्रबंध कर लिए गए हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। वीजली बोला, बढ़िया, आपको मैदान एकदम साफ मिलेगा। मैं अपनी पत्नी के साथ थिएटर जाऊंगा। आमतौर पर तो मैं थिएटर नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को वहाँ से दूर रखने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी है। अच्छा, मिस जूली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अरे बिल्कुल नहीं मिस्टर वीजली, वो कहती है कि चोरी के बाद वो उसे बांध कर जाएंगे। हम वहीं पर होंगे और उसे बस चिल्लाना होगा। ठीक है, आपके साथ ही कहाँ कहाँ होंगे इंस्पेक्टर? 2 हॉल में, 2 पिछली गली में, 2 फ्लैट के बाहर और 2 छत पर। जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो अंदर पहुँच गए हैं, हम इमारत के चारों तरफ घेरा डाल देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं चलता हूँ। आप थिएटर का शो खत्म होने के बाद ही मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। हम हिप्पोड्रोम जा रहे हैं, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी। इंटरवल में मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। ये करीब 8:40 का समय होगा, ठीक है ना? जी हाँ मिस्टर वीजली। चलते चलते वीजली रुका और बोला, और हाँ एक बात और इंस्पेक्टर, शायद आप मिस जूली की गवाही लेना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर उसके बिना ही काम चल जाए तो बेहतर होगा। असल में मैं उस लड़की को एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। अगर बात फैल गई कि उसकी सूचना पर ही चोरों को पकड़ा गया है तो उसके पुराने साथी उसे परेशान कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर वीजली, अगर कोई मजबूरी नहीं हुई तो हम उसकी गवाही नहीं लेंगे। और हाँ इंस्पेक्टर, भविष्य में मैं ये भी पसंद नहीं करूँगा कि आप मेरा या जूली का पीछा करवाएं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। डॉसन समझ गया कि इसका मतलब ये था कि जूली ने उसके आदमी को देख लिया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, वो बोला। मिस हॉलैंड को पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने उनके पीछे आदमी रखा हुआ था। आज के बाद पीछा नहीं होगा। ठीक है, कहकर वीजली बाहर निकल गया। अध्याय 32। जूली कमरे में चहलकदमी कर रही थी। 7 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। 1 घंटे बाद हैरी आने वाला था। जूली का ये समय काटे नहीं कट रहा था। वो किसी भी तरह हैरी को बचाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो थियो उसके पीछे पड़ जाएगा और उसके चेहरे पर तेज़ाब डाल देगा। साथ ही ये बात वीजली को भी अच्छी नहीं लगेगी। वीजली उसे चुप रहने के लिए इतनी बड़ी रिश्वत दे रहा था, लेकिन साथ ही जूली को ये भी नज़र आ रहा था कि वीजली उससे हैरी की तरह प्यार नहीं करता था। यही सोचकर वो अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वीजली अंदर आया। डर लग रहा है जूली? उसने पूछा। जूली ने हाँ में गर्दन हिलाई। हाँ वो तो नेचुरल है, लेकिन तुम्हारा काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मैं इस बीच तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मजबूरी है। एक बार जब तुम इन लोगों से आज़ाद हो जाओगी तो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हारी नई ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की कोशिश करूँगा। वो असल में मिस्टर वीजली, मैं हैरी के बारे में सोच रही हूँ। वो कल मुझे मिला था। वो अमेरिका जाना चाहता है और साथ में मुझे भी ले जाना चाहता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे उसके साथ यूं धोखा करना बहुत बुरा लग रहा है। अगर थियो ना होता तो मैंने उसे ज़रूर चेतावनी दे दी होती। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे वीजली को एक ज़ोर का झटका लगा हो। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसके हाथ में चेक बुक थी। मैंने तुम्हारा अकाउंट खुलवा दिया है और उसमें 250 पाउंड जमा करवा दिए हैं। हर 3 महीने में मैं इतनी ही रकम और जमा करवाता रहूँगा। कल तुम बैंक जाकर अपने साइन उनको दे देना, फिर तुम कभी भी ये पैसा निकाल सकती हो। और ये सुनते ही जूली अचानक हैरी को जैसे भूल गई। वो हमेशा के लिए बैंक में अपना अकाउंट रखना चाहती थी। चेक बुक लेते हुए वो बोली, 250 पाउंड मेरे लिए? हाँ, मैंने तुम्हें 1000 पाउंड सालाना देने की बात कही थी ना, ये उसकी शुरुआत भर है।
और ये तुम्हारी खामोशी की कीमत है। अगर तुम वो सारी चीज़ें अपने पास रखना चाहती हो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम्हें मेरा राज छिपा कर रखना होगा। अगर तुमने किसी को भी ये सब बताया तो ना तुम्हारे पास फ्लैट रहेगा और ना ही तुम्हें पैसा मिलेगा। इसलिए नहीं कि मैं ये चीज़ें तुमसे वापस ले लूँगा, बल्कि इसलिए कि मैं इस काबिल ही नहीं रहूँगा कि तुम्हें ये सब दे सकूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ फ़िलहाल नहीं बता सकता। बस ये समझ लो कि अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। जूली ने चेकबुक को और भी मजबूती से अपनी मुट्ठी में दबा लिया और बोली, मैं चुप रहूँगी। वीजली मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। जूली कुर्सी पर बैठकर वक्त गुजरने का इंतज़ार करने लगी। सामने वाले पार्क की झाड़ियों के बीच में बैठे हुए हैरी और थियो भी समय गुजरने का ही इंतज़ार कर रहे थे। हैरी बेचैनी से बार बार पहलू बदल रहा था, जबकि थियो शांत बैठा था। क्या टाइम हो गया? हैरी ने पूछा। घड़ी देखकर थियो ने बताया, 7:20। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग थिएटर के लिए निकल गए हों और हमें नज़र ना आए हों? अरे जल्दी क्या है हैरी, 8 बजे से पहले हमें कुछ नहीं करना है। अरे लो, वो लोग आ रहे हैं। हैरी ने सामने देखा, ब्लेंच और वीजली बाहर निकल रहे थे। फिर वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद थियो ने फिर से घड़ी देखी और बोला, अब मैं चलता हूँ, 5 मिनट बाद तुम भी आ जाना। कुछ देर बाद जब हैरी को लगा कि थियो इमारत के पीछे वाली गली में अब तक पहुँच गया होगा, तो वो भी उठकर चल पड़ा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो इमारत में दाखिल हुआ और पोर्टर के पास जाकर उसने मिसेस ग्रेगरी के अपार्टमेंट के बारे में पूछा। ये नाम उसे जूली ने पहले ही बता दिया था। पोर्टर ने कहा, मिसेस ग्रेगरी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहती हैं, दाईं तरफ वाली लिफ्ट से चले जाइए। हैरी लिफ्ट से सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचा और फिर जीने से एक मंजिल नीचे उतर आया। अब वो वीजली के फ्लैट के सामने था। कॉल बेल बजाने पर जूली ने दरवाज़ा खोला, जिसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ था और आंखें डर से फैली हुई थीं। हैरी ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और जूली से बोला, चलो काम शुरू करते हैं। ब्लेंच के कमरे में जाकर हैरी ने कहा, चलो अब जल्दी से सेफ खोलो। जूली ने उसे एक बार फिर से चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन हैरी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी हैरी, लेकिन फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। मुझे कुछ नहीं सुनना है जूली, तुम जल्दी से सेफ खोलो। जूली मशीन की तरह अपना काम करने लगी। जब सेफ खुल गई तो हैरी ने उन फरों को देखा। सेफ में प्रविष्ट होकर वो फर उतार उतार कर बाहर ले जाकर सर्विस लिफ्ट में रखने लगा। इसके लिए उसे कई बार चक्कर लगाने पड़े। जूली एक कुर्सी पर बैठी अपलक उसे देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ ही देर में हैरी पुलिस के हाथों में होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे कंपकंपा कर रख दिया। किसी के चीखने और फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। जूली उठकर दरवाजे से बाहर झांकने लगी। सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। उससे करीब 1 गज के फासले पर हैरी खड़ा था और उसके पैरों के पास पड़ी थी मिसेस ब्लेंच की लाश। नज़दीक ही एक ऑटोमेटिक पिस्टल पड़ी थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। हैरी बुत की तरह खड़ा लाश को देख रहा था। मिसेस ब्लेंच के चेहरे से खून बह रहा था। जूली जोर से चिल्लाई, हैरी! हैरी के निश्चल शरीर में थोड़ी हरकत हुई और उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बोल्ट कर दिया। मुख्य दरवाजे पर किसी ने धक्का मारा, लेकिन वो खुला नहीं। हैरी जूली के पास आया और वो पीछे हटते हुए बोली, तुमने उसे मार दिया? क्यों? दूर रहो मुझसे। नहीं जूली, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो किचन में था और तुम जानती हो मैंने ज़िंदगी में कभी अपने पास हथियार नहीं रखा। तुम पुलिस को ये कहोगी कि यह काम मैंने नहीं किया है। तभी दरवाज़ा खुला और 3 पुलिस ऑफिसर अंदर आ गए। हैरी किचन की तरफ लपका, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। जूली ने हैरी को कहते सुना, मैंने खून नहीं किया है, मैं कसम खाकर कहता हूँ ये काम मेरा नहीं है, वो पिस्तौल भी मेरी नहीं है। और इसके बाद जूली को ज़रा भी होश नहीं रहा। अध्याय 33। थियो उस वक्त सर्विस लिफ्ट में था जब उसने गोली की आवाज़ सुनी। उसने फ़ौरन ब्रेक लगा दिए। हैरी ने जो दरवाज़ा खुला छोड़ा था उससे लिफ्ट कुछ ही फुट के फासले पर थी। यहाँ से किचन की छत दिखाई दे रही थी। ऊपर से आती आवाज़ों से वो तुरंत समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। लिफ्ट नीचे से रस्सी खींचे जाने पर हरकत करती थी और लिफ्ट के अंदर से रस्सी खींचकर भी इसे ऊपर नीचे किया जा सकता था। हालांकि ये एक मुश्किल काम था। वो इसे हाथ से चलाते हुए ऊपर पहुंच रहा था क्योंकि उसे जूली को खामोश करना था। लेकिन जब वो मंजिल से कुछ ही फुट दूरी पर रह गया तब उसे हैरी की आवाज़ सुनाई दी, मैंने खून नहीं किया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये काम मेरा नहीं है। तब उसे समझ में आया कि किसी को गोली लग गई है। उसने सोचा अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए।
उसे डर था कि कोई उसे देख न ले, इसलिए वो जल्दी से नीचे पहुंचना चाहता था। उसने रस्सी पर पकड़ मजबूत किए बिना ही ब्रेक छोड़ दिए और लिफ्ट अचानक से नीचे की तरफ ऐसे जाने लगी जैसे ऊपर से कोई पत्थर फेंक दिया गया हो। थियो चिल्ला पड़ा। लिफ्ट नीचे पहुंची और टूटकर बिखर गई। पिछली गली में खड़े 2 पुलिस वालों ने उधर देखा। एक व्यक्ति टूटी हुई लिफ्ट से बाहर निकलकर सड़क पर गिर पड़ा था। वो उधर लपके और थियो पर झुक गए। हम तुम्हारे लिए एम्बुलेंस मंगाते हैं, उनमें से एक बोला, और फिर वो चला गया। दूसरा बोला, मैं अभी इंस्पेक्टर को बुला रहा हूँ। थियो बोला, डॉसन मेरी हालत देखकर बड़ा खुश होगा। मेरे पर्स में मेरा एक फ़ोटो है, ये तुम प्रेस वालों को दे देना, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। उसे खुश करने के लिए पुलिस वाले ने उसकी जेब से पर्स निकाला और उसमें से फ़ोटो ढूंढकर निकाल लिया। थियो ने पूछा, ये गोली कैसे चली थी? पुलिस वाला बोला, पता नहीं, क्या हैरी ग्लेब के पास पिस्तौल थी? थियो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि उसकी मौत अब करीब थी, लेकिन वो हैरी को भी बचकर जाने नहीं देना चाहता था। हैरी ने उस पर हाथ उठाया था और उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन कुछ भी कहने से पहले वो कुछ बातें और जानना चाहता था। उसने कहा, जब तक डॉसन नहीं आएगा मैं नहीं बोलूँगा, उसे जल्दी से बुलाओ। तभी अंधेरे में से डॉसन प्रकट हुआ और थियो के ऊपर झुक गया। उसने एक ऑटोमेटिक पिस्तौल थियो के आगे करते हुए पूछा, क्या तुमने इसे पहले देखा है? थियो ने सवाल किया, क्या गोली हैरी ने चलाई है? क्या उसने किसी को मार दिया है? डॉसन बोला, पता नहीं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि ये पिस्तौल हैरी की है या नहीं। थियो ने आंखें बंद कर लीं और बोला, ये पिस्तौल उसी की है। उसने किस पर गोली चलाई है? क्या तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये पिस्तौल उसी की है? थियो ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, उसी की है। मैंने उसे मना किया था कि पिस्तौल का कोई काम नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। कहता था कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार डालेगा। क्या तुम इस बयान पर साइन कर सकते हो? हाँ, लेकिन ज़रा जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूँगा। डॉसन अपनी नोटबुक में लिख रहा था। कुछ देर बाद उसने उस पर थियो से साइन करवा लिए और जब तक एम्बुलेंस आई उससे पहले ही थियो के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अध्याय 34। हैरी को हथकड़ी पहना दी गई थी और उसे बाहर लाया जा रहा था। उसने विरोध करने की बहुत कोशिश की और डॉसन को अपनी बेगुनाही के बारे में कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन जब उसे ये पता चला कि थियो मर चुका है और मरते मरते उसने हैरी के खिलाफ बयान दिया है, तो फिर वो चुप हो गया। तभी डॉसन का असिस्टेंट गार्सन भी वहाँ आ गया। वो बोला, मिस्टर वीजली भी आ गए हैं, अंदर हैं। डॉसन ने गर्दन हिलाई और गार्सन को साथ लेकर वीजली से पूछताछ करने घर के अंदर चला गया। जब वो दोनों लिफ्ट में चढ़ रहे थे तब डॉसन ने गार्सन से पूछा, वीजली पर इस घटना का कैसा असर दिखाई दे रहा है? गार्सन बोला, जब वो आया तो एकदम शांत था। मैंने पहले तो उसे देखा ही नहीं। यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ हो रही थी। तब तक लाश हटाई नहीं गई थी और वो करीब करीब उस पर चढ़ ही गया था। तब फिर उसने झुककर टटोल कर देखा और उसी वक्त मैं उसके पास पहुँचा था। वो काँप सा रहा था। मैं उसे हाथ पकड़कर स्टडी रूम तक छोड़कर आया। डॉसन बोला, मुझे लगता है कि मियाँ बीवी के संबंध आपस में अच्छे नहीं थे। वो जूली को अपनी रखेल बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी पत्नी की लाश पर ऐसे पैर पड़ जाना बहुत ही भयानक बात है। जब लिफ्ट से निकलकर वो वीजली के कमरे में पहुँचे तो वो एक आराम कुर्सी पर बैठा था। कौन है? उसने पूछा। मैं इंस्पेक्टर डॉसन। इस घटना पर मुझे खेद है सर। हाँ, धन्यवाद। क्या तुम्हारे आदमियों ने उसे अंदर आते हुए नहीं देखा था? वीजली ने पूछा। उनको इस इमारत में आने वालों को रोकने के ऑर्डर्स नहीं थे सर, बल्कि जाने वालों को चेक करने के थे। उनमें से किसी ने भी मिसेस वीजली को अंदर आते हुए नहीं देखा। अगर उन्होंने देखा होता और वो उनको पहचान जाते तो उनको रोक देते। लेकिन वैसे वो बीच में ही लौट क्यों आई थीं? वीजली बोला, हमारे बीच झगड़ा हो गया था। सच बात यह है इंस्पेक्टर कि हमारे संबंध आपस में अच्छे नहीं थे। कई कारण थे जिनसे हमारा साथ रहना मुश्किल हो रहा था। वो मेरे अंधेपन से भी परेशान थी और पीती भी बहुत थी। नशे में उसका गुस्सा और बढ़ जाता था। जब हम थिएटर के लिए चले तब वो पी रही थी। टैक्सी में बैठते ही हमारा झगड़ा शुरू हो गया। फिर जब टैक्सी रुकी और मैं उसका भुगतान करने लगा तो वो मुझे छोड़कर चली गई। थिएटर में जाने तक तो मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे साथ नहीं है। एक अंधे आदमी को इस तरह भीड़ में अकेले छोड़ देना कितनी बुरी बात है। मैंने उसका टिकट गेट कीपर को दे दिया। मुझे लगा कि शायद वो बार में या टॉयलेट में होगी, लेकिन जब पर्दा खुल गया और तब तक भी वो नहीं आई, तब मुझे समझ आ गया कि वो शो देखना नहीं चाहती। तब मैंने अपने क्लब जाने का फ़ैसला कर लिया। फिर मुझे लगा कि हो सकता है वो घर चली गई हो। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी पकड़ी। एक भले आदमी ने मेरे लिए ये टैक्सी रुकवाई थी और जब मैं यहाँ पहुँचा
तो लेकिन वो अंदर कैसे आई मिस्टर वीजली? किसी ने उनको देखा क्यों नहीं? क्या आप इस बारे में कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं? शायद उसने टैक्सी गैराज के पास रुकवाई होगी। इस बिल्डिंग का गैराज अंडरग्राउंड है और गैराज में ही एक लिफ्ट है जिससे सीधे ऊपर फ्लैट में आ सकते हैं। वो अक्सर ऐसा किया करती थी। लेकिन सर, जब ग्लेब अंदर आ गया था तो उसके बाद कोई टैक्सी भी इधर नहीं आई है। तो हो सकता है वो पैदल चलकर अंदर आ गई हो। ठीक है मिस्टर वीजली, मुझे गैराज वाली लिफ्ट के बारे में पता नहीं था। मैं चेक करता हूँ कि वहाँ उन्हें किसी ने देखा था या नहीं। जो भी हो, हमने हत्यारे को तो पकड़ ही लिया है। वो बचकर नहीं जा सकता। ठीक है इंस्पेक्टर, अब प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सर, हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। और हाँ, अगर कहीं गैरेज यानी मेरा सेक्रेटरी मिल जाए तो उसे यहाँ भेज दीजिएगा। और मिस जूली हॉलैंड तो ठीक है ना? जी हाँ मिस्टर वीजली, चिंता की कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ी डरी हुई है। मैं वहीं पर जा रहा हूँ। डॉसन ने बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो लाउंज में आ गया जहाँ गार्सन उसका इंतज़ार कर रहा था। गार्सन, नीचे गैराज में जाओ और पता करो कि मिसेस वीजली को किसी ने देखा था या नहीं। गार्सन चला गया। अब डॉसन जूली के पास गया और उसने उससे पूछताछ शुरू की। जब गोली चली थी तब तुम कहाँ थी जूली? मिसेस वीजली के कमरे में। फिर क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता। सुनो लड़की, अब तुम कत्ल के एक मामले से जुड़ गई हो। हर बात का सोच समझ कर जवाब दो। इस फ्लैट में ग्लेब और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं था। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ सुना था? हाँ, मिसेस वीजली की चीख और फिर गोली की आवाज़। फिर मैं दौड़कर बाहर आई तो हैरी लाश पर झुका हुआ था। वो तभी किचन से बाहर निकला था जहाँ सर्विस लिफ्ट लगी हुई है। तुमने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा? नहीं, हैरी ने गोली नहीं चलाई। वो किचन में था, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और उसके पास पिस्तौल भी नहीं थी। तुम ऐसा कहकर उसे इस मुसीबत से निकाल नहीं सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार करती हो। और फिर अगर ये काम उसने नहीं किया तो किसने किया है? क्या तुमने? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुमने नहीं किया, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारे लिए ही मुश्किलें पैदा होंगी। लेकिन इंस्पेक्टर, ये काम हैरी का नहीं है। सामने वाला दरवाज़ा भी तो खुला हुआ था। कोई उस दरवाजे से भी तो गोली चला सकता था। लेकिन कौन चलाता वहाँ से गोली? सीढ़ियों पर मेरे आदमी नज़र रखे हुए थे। वहाँ से कोई ऊपर आ नहीं सकता था। और जैसे ही गोली चली मेरे 2 आदमी वहाँ पहुँच गए। वहाँ आसपास कोई नहीं था। अच्छा ये बताओ, क्या हैरी के हाथ में पिस्तौल थी? नहीं, वो तो लाश के पास फर्श पर पड़ी हुई थी। ठीक है, थियो मर चुका है, हैरी पकड़ा जा चुका है और मिसेस फ्रेंच और उसकी बेटी को भी हम जल्दी ही पकड़ने वाले हैं। तुम्हें गवाही देनी होगी। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुकदमा पूरा होने तक सावधान रहना। फिर वो बाहर निकल आया। गार्सन ने उसे बताया, गैराज में कोई नहीं है सर, स्टाफ 7 बजे चला जाता है। ओह, ऐसा करो गार्सन, तुम उस टैक्सी का पता लगाओ जिससे ब्लेंच यहाँ आई थी। यहाँ पर वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से आई है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गार्सन ने हैरानी से कहा, लेकिन गोली तो हैरी ग्लेब ने ही चलाई है। इस बात में शक की कोई गुंजाइश है ही कहाँ? गार्सन, जब तक मुकदमा खत्म ना हो जाए तब तक शक की गुंजाइश रहती है। थोड़ी मेहनत की कमी के कारण मैं अपने केस को कमज़ोर नहीं करना चाहता। हैरी ग्लेब की तलाश मुझे बहुत दिन से थी। अब मैं उसे निकलने नहीं देना चाहता। ये पता लगाने की कोशिश करो कि वीजली को छोड़ने के बाद से गोली लगने तक मिसेस ब्लेंच ने क्या क्या किया। जी ठीक है सर। उनमें से किसी ने भी ये नहीं देखा कि वीजली के स्टडी रूम का दरवाज़ा करीब 1 इंच खुला हुआ था और जब गार्सन चला गया तो वो धीरे से बंद हो गया। अध्याय 35। पुलिस के जाने के बाद फ्लैट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वीजली जूली के कमरे में आया। वो धीरे से बोला, डॉसन को अभी भी पता नहीं किस बात का शक हो रहा है। इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि ब्लेंच अंदर कैसे आई? वो इस बात को इतना तूल क्यों दे रहा है? ये तो मुझे नहीं पता मिस्टर वीजली, जूली ने कहा। अब इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि ग्लेब ने उसे मारा है। पता नहीं ये डॉसन क्या चाहता है। जूली तुरंत बोली, लेकिन ग्लेब ने गोली नहीं चलाई मिस्टर वीजली। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि ये काम उसका नहीं है। वो बेशक एक बुरा आदमी था, लेकिन वो किसी को चोट नहीं पहुँचाता था। वो अपने पास कभी भी पिस्तौल भी नहीं रखता था। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि ये खून उसने नहीं किया है। क्या पुलिस को भी तुमने यही सब कहा है जूली? हाँ, लेकिन डॉसन मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। वो कहता है कि फ्लैट में हैरी और मेरे अलावा कोई नहीं था, तो अगर हैरी ने गोली नहीं चलाई तो मैंने चलाई है। असल में वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर मैंने उसको ये भी कहा कि सामने वाला दरवाज़ा भी तो खुला हुआ था, तो वहाँ से भी तो किसी ने गोली चलाई हो सकती है।
वीजली कुछ देर तक सूनी आंखों से उसे देखता रहा। अच्छा, और फिर डॉसन ने क्या कहा? यही कि अगर ऐसा होता तो पुलिस वालों की नज़रों में ज़रूर आ जाता, क्योंकि वो वहीं थे। वीजली के चेहरे पर राहत के चिन्ह दिखाई दिए। हाँ, तो वो ठीक ही तो कहता है जूली। बाहर से कौन गोली चला सकता है भला? वो तो मुझे पता नहीं मिस्टर वीजली, लेकिन मैं ये पक्का जानती हूँ कि गोली हैरी ने नहीं चलाई थी। तुम्हारी ये बात किसी भी अदालत को या जज को प्रभावित नहीं कर सकती जूली। ओह, तो क्या उसे फांसी हो जाएगी? वो सब मुझे नहीं पता जूली। बेहतर यही है कि फ़िलहाल इस बारे में ना सोचा जाए। आज की रात मैं यहाँ नहीं बिता सकता। शायद तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा। क्या हम नए फ्लैट में चलें? जूली चुपचाप उसे देखती रही। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें परेशान करूँगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें वो फ्लैट चाहिए है तो वहाँ पर मुझे साथ रखना ही होगा। अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया और तुम वो फ़र्क के कोट, बैंक अकाउंट और फ्लैट नहीं चाहती हो तो तुम जा सकती हो। हम एक दूसरे को भूल सकते हैं। आप ये सब मुझे इसलिए दे रहे हैं मिस्टर वीजली कि आप मुझे चुप रखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। वीजली मुस्कुराया। अब परिस्थिति बदल गई है जूली। अब अगर कोई ये जान ले कि मैं देख सकता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे अंधेपन का दिखावा सिर्फ ब्लेंच के लिए था, और अब वो मर चुकी है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी कुछ हफ्ते मैं और अंधा बना रहूँगा। अगर तुम्हें किसी को बताना है तो तुम बता सकती हो। बस ये याद रखना कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जूली समझ नहीं सकी कि वो उसे धोखा दे रहा है या नहीं। वो फ्लैट या पैसे को छोड़ना नहीं चाहती थी। धीरे से उसने कहा, मैं फ्लैट पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी ही देर बाद दोनों अपना सामान लिए फ्लैट से बाहर निकल गए। वीजली ने लिफ्ट का बटन दबाया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। लिफ्ट नीचे जाने लगी। तभी जूली ने एक विशेष चीज़ देखी जो लिफ्ट के कोने में पड़ी हुई थी। फौरन ही वीजली ने भी उधर देखा और बड़ी ही फुर्ती से वो चीज़ उठाकर अपनी जेब में रख ली। पता नहीं क्यों अचानक वो सहमा हुआ सा नज़र आने लगा था। वो विशेष चीज़ उस पट्टी का एक हिस्सा थी जो जूली ने वीजली की उंगली पर बांधी थी। उस समय जूली को उसकी ये हरकत अजीब सी लगी। हालांकि वो इसका मतलब नहीं समझ सकी, लेकिन उसने ये बात अपनी याददाश्त में सुरक्षित कर ली। अध्याय 36। कोर्ट से हैरी को 1 हफ्ते के रिमांड पर ले लेने की मंजूरी मिलने के बाद इंस्पेक्टर डॉसन जब अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसका सहायक गार्सन उसका इंतज़ार कर रहा था। कोई नई खबर? उसने गार्सन से पूछा। गार्सन बोला, मैडम फ्रेंच और डॉना की कोई खबर नहीं मिली। ओह, और मिसेस वीजली को घर तक लाने वाली टैक्सी का पता चला? ऐसा लगता है सर कि वो घर टैक्सी से नहीं पहुंची थी। और एक बात और, वीजली को लाने वाली टैक्सी का भी पता नहीं चला। ये बड़ी अजीब बात है। कोई भी टैक्सी ड्राइवर एक अंधे यात्री को नहीं भूल सकता, लेकिन वीजली तो कहता है कि वो टैक्सी से आया था। अच्छा, मिसेस वीजली के बारे में कुछ और पता चला? गार्सन ने कहा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थिएटर वाले का कहना है कि उसने ब्लेंच को टैक्सी से बाहर निकलते हुए और अंदर जाते हुए देखा था। उस समय वीजली टैक्सी का भुगतान कर रहा था। ब्लेंच को थिएटर में बहुत सारे लोग जानते हैं। वहाँ से वो बार में चली गई थी। थिएटर वाला कहता है कि उसे ये बात अजीब लगी कि उसने अपने अंधे पति को भीड़ में अकेला छोड़ दिया था। उसने खुद ही वीजली को अंदर पहुँचाया और उसे बता दिया कि मिसेस वीजली बार में गई हैं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वीजली ने यह बात सुनी ही ना हो। वो बहरा थोड़े ही है। खैर, आगे चलो, डॉसन ने कहा। गार्सन आगे बोला, मिसेस वीजली बार में थी। बारमैन का कहना है कि वो अच्छे मूड में नहीं थी। उसने 3 पैग ब्रांडी पी और फिर वो चली गई। उसके बाद फ्लैट पहुंचने तक उसे किसी ने नहीं देखा। ओह, हो सकता है वो अंडरग्राउंड ट्रेन से घर पहुंची हो, डॉसन ने कहा। खैर चलो, अब वीजली पर आओ। उसका बयान वास्तविकता से कितना मिलता है? गार्सन ने कहा, सिर्फ 2 ही बातें मैच नहीं हो रही हैं सर। थिएटर वाला कहता है कि उसने उसको बताया था कि मिसेस वीजली बार में है। अगर ये बात मान ली जाए कि वीजली ने यह बात सुनी नहीं, तो थिएटर वाले का कहना है कि जब वीजली थिएटर से निकला तो उसने खुद टैक्सी बुलाने की बात कही थी, लेकिन वीजली ने इनकार कर दिया। ये बात बहुत ही अजीब है। वीजली ने अपने बयान में कहा था कि उसे टैक्सी तलाश करने में दिक्कत हुई थी और बाद में किसी भले आदमी ने उसके लिए टैक्सी रोकी थी। हाँ गार्सन, ये तो वाकई में अजीब बात है। अगर उसने टैक्सी बुलाने को कहा था और वीजली को ब्लेंच के घर लौट जाने की चिंता थी, तो उसने इनकार क्यों किया? मैं उससे एक बार फिर से बात करूंगा। अब वो पार्कवे वाले फ्लैट में नहीं, बल्कि कीगो स्ट्रीट के एक फ्लैट में रह रहा है।
जूली के साथ। वैसे ये भी अजीब बात है गार्सन कि वीजली जैसा आदमी जूली जैसी लड़की के साथ क्यों रह रहा है। गार्सन मुस्कुराया और बोला, वो बहुत ही सुंदर लड़की है सर। अच्छा, अंधे के लिए खूबसूरती का क्या ही मतलब है? गार्सन ने उल्लुओं की तरह पलकें झपकाई। अरे हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं गार्सन, मैंने उन पर निगरानी के लिए एक आदमी लगा दिया है। वीजली उस लड़की पर काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है। आजकल वीजली फैक्ट्री भी नहीं जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये चक्कर क्या चल रहा है। कहीं जूली उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रही सर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये ब्लैकमेल का मामला होता गार्सन, तो जूली उसके साथ रहती नहीं। ब्लैकमेलर अपने शिकार से कुछ दूर रहना पसंद करता है। जूली मुझे ब्लैकमेलर नहीं लगती। कहीं वो एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते सर? हो सकता है। चलो, तुम मिसेस फ्रेंच और उसकी बेटी की तलाश करो और मैं वीजली से बात करता हूँ। टैक्सी ड्राइवरों से भी बात करते रहना। गार्सन के जाने के बाद डॉसन ने घड़ी देखी। 3 बज चुके थे। उसने सोचा कि 5 बजे वो वीजली से बात करेगा। अध्याय 36। बेंटन वेस्ट एंड के एक पुराने ढंग की इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल के एक फ्लैट में रहता था। यहाँ 3 फ्लैट थे और तीनों में ही कुंवारे रहते थे। यहाँ सिर्फ नाश्ता उपलब्ध था। रोज़ाना 8 बजे और इतवार को 9 बजे नाश्ता उसकी मेज़ पर आ जाता था। बेंटन 7:30 बजे उठता था, नहाने और शेव करने के बाद ड्रेसिंग गाउन पहनकर नाश्ता करता था और 9 बजे फैक्ट्री चला जाता था। नाश्ते के बाद वो अखबार खोलता था जो मुड़ा हुआ एक ट्रे में रखा रहता था। खबर चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो नाश्ते के बाद ही अखबार को उठाता था। ब्लेंच की मौत के अगले दिन उसने अपने रूटीन के हिसाब से नहाकर शेव बनाकर नाश्ता किया। उसकी ज़िंदगी में बस 2 ही चीज़ों का महत्व था, ब्लेंच और पैसा। उस दिन भी वो इन्हीं के बारे में सोच रहा था। ब्लेंच से उसकी पहली मुलाकात उसकी शादी के मौके पर हुई थी। हालांकि इससे पहले वो स्टेज पर उसे बहुत बार देख चुका था। वीजली और बेंटन कई सालों से एक दूसरे के पार्टनर थे। उन्होंने साथ ही वीजली बेंटन एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का निर्माण किया था। अब यह फैक्ट्री 400 एकड़ में फैल चुकी थी। फैक्ट्री के निर्माण का मूल विचार वीजली का था, लेकिन बेंटन का भी इसमें कम सहयोग नहीं था। कर्मचारियों से काम लेना, ठेकेदारों को संभालना, बैंक वालों के शक दूर करने के सारे काम वही किया करता था। पार्टनरशिप ठीक चल रही थी, हालांकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बेंटन पैसा बचाए रखने में सफल नहीं था क्योंकि वो इसे जुए और दूसरे फालतू कामों में खर्च कर देता था। करीब 6 साल पहले एक दिन वीजली ने उसके ऑफिस में आकर बताया था कि वो शादी कर रहा है, और बाद में जब वीजली ने ब्लेंच से उसका परिचय करवाया था अपनी भावी पत्नी के रूप में, तो वो बुरी तरह से चौंक गया था। बेंटन के लिए औरतें उसकी ज़रूरत थीं, जैसे किसी नशेबाज के लिए नशा। ब्लेंच जैसा आकर्षण तो उसने किसी औरत में देखा ही नहीं था। पहली ही नज़र में वो उसकी नस नस में समा गई। और फिर जब वीजली ने खुद को रॉयल एयरफोर्स की सेवा के लिए प्रस्तुत कर दिया, तो बेंटन ने उसकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाया और जल्दी ही ब्लेंच और बेंटन के संबंध बहुत गहरे हो गए। ब्लेंच उससे बार बार कहती थी कि वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ले तो वो उससे शादी के लिए तैयार है। उस दिन जब बेंटन ने अखबार खोला और ब्लेंच की मौत का समाचार पढ़ा, तो वो हतप्रभ रह गया। कुछ समय के लिए तो उसका दिमाग ही सुन्न हो गया। फिर वो बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगा। बाद में उसने वीजली के फ्लैट फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फैक्ट्री फ़ोन करने पर पता चला कि वीजली वहाँ भी नहीं पहुँचा है। 1 घंटे बाद तक भी वो उसी दशा में बैठा हुआ था कि तभी वीजली का फ़ोन आया और उसने सपाट स्वर में बेंटन से कहा कि वो फैक्ट्री का कामकाज देखे। बेंटन उसे ये नहीं बता सकता था कि ब्लेंच की मौत से उसे कितना धक्का लगा है। वो अब भी यही समझता था कि उन दोनों के संबंधों का वीजली को बिल्कुल पता नहीं था। कुछ दिन पहले ही बेंटन ने बैंक से बड़ा कर्ज लिया था और वीजली ने उसकी गारंटी दी थी। अगर उसे उन दोनों पर शक होता तो वो गारंटी कभी नहीं देता। बेंटन बहुत ही बुरी तरह से दुख में डूबा हुआ था और कुछ दिन फैक्ट्री नहीं जाना चाहता था, लेकिन वीजली को इनकार नहीं कर पाया। ये 2 दिन उसने कैसे गुजारे उसे खुद नहीं पता। जिस दिन पुलिस ने कोर्ट से हैरी को रिमांड पर लिया, उसी दिन शाम को वो सगैती के रेस्टोरेंट पहुंचा जो जर्मन स्ट्रीट पर था। ब्लेंच के साथ वो अक्सर वहीं जाया करता था। वहां जाकर वो ब्लेंच की यादें ताज़ा करना चाहता था। एक मेज़ पर बैठकर वो ब्रांडी पीने लगा जो ब्लेंच अक्सर पिया करती थी। तभी उसे वीजली और जूली दिखाई दिए। एक पल के लिए तो वो जूली को पहचान ही नहीं पाया। उसने लाल रंग का गाउन पहन रखा था और उसके चमकीले काले बाल कंधों तक आ रहे थे। उसके गले में चमचमाता हुआ हीरों का नेकलेस था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वीजली ऐसी हरकत भला कैसे कर सकता था? अभी उसकी पत्नी को मरे 5 दिन भी नहीं हुए थे और वो लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा था, और वो भी एक नौकरानी के साथ। और फिर अचानक उसका ध्यान एक और बात पर गया। जूली ने जो कपड़े और नेकलेस पहन रखे थे वो ब्लेंच के थे।
वो बुरी तरह से गुस्से से भन्नाया और खड़ा हो गया। तेजी से वो उनकी मेज पर पहुंचा और जूली की तरफ इशारा करते हुए वीजली से बोला, ये क्या हो रहा है वीजली? इस कुतिया से कहो कि ये तुम्हारी पत्नी के कपड़े उतारे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नौकरानी? फिर उसने हाथ आगे करके जूली का नेकलेस पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन जूली पीछे हट गई और चिल्लाने लगी। वीजली खड़ा हो गया। एक आर्मी ऑफिसर साथ वाली मेज पर डिनर कर रहा था। वो उठा और उसने बेंटन के चेहरे पर एक जोर का घूंसा जड़ दिया। सुअर कहीं का, नशेड़ी, ऑफिसर बोला। 2 वेटर जल्दी से आगे आए और उन्होंने बेंटन को उठाकर घसीटते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। बेंटन सुबकियाँ ले लेकर रो रहा था। अध्याय 37। जूली को वो सब कुछ मिल गया था जिसकी वो बचपन से कल्पना करती आ रही थी। ढेर सारा पैसा, एक फ्लैट और फर का कोट। लेकिन फिर भी वो एक बात से परेशान थी। वीजली उसे सारी सुख सुविधाएं तो दे रहा था, लेकिन उसका व्यवहार एकदम ठंडा था। वो बदले में जूली से कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता था और इस बात से जूली के स्वाभिमान को धक्का लगा था। असल में सच तो ये था कि जूली को उस शानदार माहौल में कैद कर दिया गया था। यहाँ अखबार भी नहीं आता था, रेडियो भी नहीं था। उसे बाहरी दुनिया की ज़रा भी जानकारी नहीं थी। उसे ना हैरी के रिमांड पर लिए जाने का पता था और ना ये कि मिसेस फ्रेंच और डोना अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। हाँ, उसे ये ज़रूर पता चल गया था कि वीजली उसे हर चीज़ देने के लिए तैयार है। अब वो ब्लेंच के कपड़ों के लिए बेचैन थी। उसे लगा कि अब इस टॉपिक को उठाया जा सकता है, इसलिए वो बहुत अच्छे से तैयार होकर वीजली के सामने गई और बोली, मुझे कुछ कपड़े चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो पहले ही काफ़ी कपड़े हैं जूली। क्या तुम कभी संतुष्ट नहीं होती? जैसे ही तुम्हें एक चीज़ मिलती है तुम दूसरी चाहने लगती हो। मिस्टर वीजली, तुमने जो कपड़े मुझे खरीद कर दिए हैं वो अच्छे नहीं हैं। वहाँ उस फ्लैट में ढेरों कपड़े पड़े तो हैं और उनका नाप भी मेरे ही जैसा है, तो क्यों ना मैं उनको पहनूं? लेकिन वो ब्लेंच के कपड़े हैं जूली। ब्लेंच को अब उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। क्या तुमने कभी ये सोचा है जूली कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के कपड़ों में देखना पसंद नहीं करूँगा? क्यों भला? उसके पास सैकड़ों कपड़े थे और कुछ तो उसने तब पहने होंगे जब तुम्हारी आंखें भी नहीं थी। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? वीजली हंस पड़ा। तुम्हारे पास हर बात का जवाब है। ठीक है, तुम कपड़े ले सकती हो। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन क्यों? मेरी खुशी से तुम्हें क्या मिलेगा भला? और कुछ नहीं जूली, बस एक खूबसूरत साथी। तुम शक क्यों करती हो? क्या तुम ये नहीं समझती कि लोग बिना किसी विशेष मकसद के भी किसी को खुश देखना चाह सकते हैं? जूली ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद वो पहले वाले फ्लैट में थे। जूली इतने सारे कपड़े पाकर बहुत खुश थी। हैरी भी अब बीती बात होकर रह गया था। जूली ने कपड़ों से 2 सूटकेस भर लिए, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थी। सारे जेवरात और फर लेने तो अभी बाकी थे। वो बोली, कुछ जेवर नहीं मिल सकते? उनके बिना ये कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। तुम वाकई कभी संतुष्ट नहीं होती हो जूली। ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ तुम्हारे लिए। वीजली ने सेफ के अलार्म बंद किए और स्टील कैबिनेट की दराजों में कुछ तलाश करने लगा। जूली भी वहीं आ गई। वीजली फौरन मुड़ गया और स्टील कैबिनेट और जूली के बीच में आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ देख रहा हूँ। बाहर चलकर बैठो तुम। वो चली गई, लेकिन बाद में वीजली ने उसे जो कुछ दिया उसे देखकर उसकी सांसें ही रुक गई। हीरो का नेकलेस तो बहुत ही बढ़िया था। ये सब तुम मुझे दे रहे हो? हाँ, लेकिन उधार के तौर पर। तुम्हें जो भी कुछ दिया जा रहा है वो सब उधार ही है। लेकिन जूली उन चीज़ों को पाकर इतनी खुश थी कि वीजली की बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। 2 सूटकेस भरकर कपड़े और जेवरों के बाद अब वो फर भी चाहती थी। सुनो, मैं एक फर नहीं ले सकती? वो लोमड़े की खाल वाला तो बहुत ही अच्छा है। वो दे दो प्लीज़। वीजली ने सेफ बंद कर दी। मैंने जो फर का कोट तुम्हें पहले दिया है उसी पर सब्र करो, फालतू बातें मत करो। जूली उस फर के कोट को अभी भी चाहती थी, लेकिन उसने उसे फिर कभी के लिए छोड़ दिया। उसी शाम वो दोनों सगैती के रेस्टोरेंट में पहुंचे थे, जहां पर बेंटन ने आकर उनका मजाक किरकिरा कर दिया था। बाद में जब वो वीजली के साथ घर लौट रही थी तो उसने गुस्से में कहा, उस कमीने ने मुझे गालियां देने की हिम्मत कैसे की? जानवर कहीं का, तुम उससे बदला लोगे ना? वो तुम्हारी पत्नी का प्रेमी था, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? वीजली ने बड़े ही ठंडे स्वर में कहा, अपनी औकात मत भूलो जूली, और अपनी गंदी जुबान को लगाम दो, समझी? जूली बुरी तरह से बौखला गई। फ्लैट पहुंचने तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। घर जाकर उसने कहा, तुम्हारा बर्ताव हमेशा इतना ही बुरा रहता है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ठीक है, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन सारा सामान तुम्हें यहीं छोड़कर जाना होगा। अपने कपड़े पहनो और जाओ यहाँ से। जूली अपने कमरे में चली गई।
वो बहुत ही गुस्से में थी। उसको अच्छी तरह से समझ आ रहा था कि वो वीजली के जाल में फंस चुकी है। इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी कि वो सब कुछ छोड़ दे और वापस गरीबी की जिंदगी में चली जाए। वो बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, अगर वो उसे नापसंद करता है और उससे कुछ नहीं चाहता तो फिर उसे इतना कुछ क्यों दे रहा है और अभी भी अंधेपन का दिखावा क्यों कर रहा है। उसे किससे डर है? क्या बेंटन से या फिर पुलिस से? और अचानक जूली उछल पड़ी। जरूर ब्लेंच को इसी ने गोली मारी है। ओफो, ये बात पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आई। एक अंधे पर कोई शक नहीं कर सकता, इसीलिए वो अभी भी अंधे होने का दिखावा कर रहा है। उसे ब्लेंच से नफरत थी और तलाक वो उसे दे नहीं सकता था क्योंकि वो इतनी बड़ी रकम उसे देना नहीं चाहता था। साथ ही ब्लेंच और बेंटन के अनुचित संबंध थे, तो हत्या का उद्देश्य तो बिल्कुल साफ था। उसने अपने ऑपरेशन को असफल बताया जबकि वो सफल रहा था और वो देख पा रहा था। खुद जूली ने उसे हत्या करने का मौका दे दिया था क्योंकि वो चोरों के बारे में ब्लेंच को बताना नहीं चाहता था। जरूर उसने ब्लेंच को वापस घर चलने के लिए तैयार कर लिया होगा, लेकिन फिर वो पुलिस की नजरों से कैसे बच पाया? और फिर जूली को वो पट्टी याद आई जो लिफ्ट में थी और जिसे वीजली ने उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। फिर उसे ये भी याद आया कि जब जूली ने कहा था कि किसी ने खुले हुए दरवाजे से गोली चला दी होगी, तो वीजली कितना उत्तेजित हो गया था। अब उसे यकीन हो गया कि जरूर वीजली ब्लेंच के साथ वापस आ गया था। ब्लेंच लिफ्ट से निकल आई जबकि वो वहीं रहा और उसने वहीं से ही गोली चलाई और फिर पिस्तौल को भी वहीं फेंक दिया। लिफ्ट के सामने कोई पुलिस वाला नहीं था। उसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया और जब तक पुलिस अंदर आई तब तक वो लिफ्ट से नीचे पहुंच चुका था। कुछ मिनट रुकने के बाद वो मेन गेट से अंदर आ गया, तो ऐसे में उसके ऊपर भला कौन शक कर सकता था। और ये सारी बातें समझ में आते ही जूली डर से कांपने लगी। तभी वीजली अंदर आ गया। वो उछलकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, उस पर गोली तुमने चलाई थी और इसीलिए तुम अंधेपन का ढोंग कर रहे हो। वीजली ने धीरे से दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मैं जानता था कि कभी न कभी तुम ये बात समझ ही जाओगी, और अब जब तुम समझ गई हो तो हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। डरो मत, बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं पुलिस को बताने जा रही हूँ। गुस्सा मत दिखाओ जूली, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। देखो, ये बात ठीक है कि ब्लेंच को मैंने ही मारा है, लेकिन तुमने हैरी को उसमें क्यों फंसा दिया? बुज़दिल, तुम शैतान हो बहुत बड़े। देखो जूली, मेरा हैरी को फंसाने का कोई इरादा नहीं था। वो उस समय पर वहाँ मौजूद था इसलिए फंस गया। अब उसे बचाने के लिए मैं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण तो नहीं कर सकता था ना। अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी यही करती। जूली इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकी। वैसे भी जूली, हैरी ग्लेब समाज के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो चोर है, अपराधी है, और दूसरी तरफ मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ। मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो पूरे देश की भलाई के लिए है। मेरा एक्सपेरिमेंट जो अब बिल्कुल पूरा होने को ही है। बिना ड्राइवर के एरोप्लेन का आविष्कार इस पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हैरी ग्लेब और मेरी तुलना की जाए तो मुझे जिंदा रहने का ज़्यादा हक है, लेकिन वो बेकसूर है और उसे तुम्हारी जगह पर फांसी लग जाएगी। मैंने ये तो नहीं कहा ना जूली कि मैं उसे अपनी जगह फांसी लगने दूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मामला क्या है। शांत होकर बैठो और मेरी बात सुनो। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मैंने ब्लेंच से 6 साल पहले शादी की थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मशहूर नाम से मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो किस तरह की औरत होगी। लोगों ने मुझे चेतावनियाँ भी दी थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। उन दिनों मेरे पास बहुत पैसा था। मैंने उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च भी किया। फिर उसने कहा कि मैं एक समझौता कर लूँ कि अगर ये शादी टूटी तो मैं उसे 2 लाख पाउंड दूंगा। पहले तो मुझे ये बात मजाक लगी, लेकिन बाद में जब शादी की सारी तैयारियां हो गईं तो उसने सख्ती से कहा कि अगर ये समझौता नहीं हुआ तो वो शादी नहीं करेगी। करीब 200 सम्मानित मेहमान शादी में आने वाले थे। मुझे लगा कि अगर ये शादी टूटती है तो मैं सारी उम्र के लिए मजाक का पात्र बन जाऊंगा। मैंने वो समझौता कर लिया। मैं उसे दिल से चाहता था। मुझे लगता था कि ये शादी टूटने की नौबत कभी नहीं आएगी, लेकिन फिर हालात ऐसे बन गए कि हमारा साथ रहना मुश्किल हो गया। और मज़े की बात ये कि ब्लेंच ने ऐसे दिखाया जैसे सारा दोष मेरा ही हो। शादी के बाद का पहला साल काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता था कि वो सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि दर्जन भर दूसरे मर्दों की भी है। मेरी फैक्ट्री का विस्तार हो रहा था और मैं उसमें अपना पैसा लगा रहा था। मेरा एक्सपेरिमेंट नाकाम भी हो सकता था, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि आम लोगों का पैसा उसमें लग कर खराब हो।
ये जुआ मैं अपने बलबूते पर खेलना चाहता था। मेरा 2/3 पैसा फैक्ट्री में लग चुका था और तभी ब्लेंच ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। ये साफ था कि बेंटन ने ही उसे बताया था कि मेरा ज़्यादातर पैसा फैक्ट्री में फंसा हुआ है। वो मनमानी करने लगी, बहुत पीने लगी और नए नए प्रेमी बनाने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था और उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकता था। कुछ दिन के लिए मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर मैं अंधा हो गया। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। अब बेंटन उससे शादी पर जोर देने लगा और ब्लेंच मुझे और भी परेशान करने लगी ताकि मैं अपना सब कुछ बेचकर उसे तलाक दे दूं। फिर मेरे आँखों का ऑपरेशन हुआ। जब पट्टियाँ नहीं खोली गई थीं तब मुझे लगा कि अगर मुझे ब्लेंच को ख़त्म करना है तो मेरा अंधापन इसमें काम आ सकता है। मैं इस बारे में सोचता रहा। फिर मैंने तय किया कि अगर मेरी नज़र लौट आई तो मैं उसे मार डालूंगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले ही कह दिया था कि मेरी आंखें ठीक होने की उम्मीद बहुत ही कम है। जब पट्टियाँ उतारी गईं तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन शाम होने तक धीरे धीरे मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। मैं चुप रहा और अपना अंधापन जारी रखता रहा। जब मैं फ्लैट वापस आया तो तुम्हें और ग्लेब को देखकर चौंक पड़ा। मैंने अनुमान लगाया कि तुम दोनों हमारे फर चुराना चाहते हो और मुझे लगा कि कत्ल की योजना में तुम दोनों का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब तुम्हें पता है। योजना मेरे अनुमान से भी कहीं बेहतर साबित हुई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश ज़रूर कर रही है कि ब्लेंच फ्लैट लौटकर क्यों आई थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 3 महीने के बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा जूली। जूली ने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तब तुम पुलिस को सच्चाई बता दोगे और हैरी को फांसी से बचा लोगे? हाँ जूली, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं पुलिस को सच्चाई बता दूंगा। तब तक ग्लेब को कुछ नहीं होगा और मेरा काम खत्म होने के बाद मेरा क्या होता है इसकी मुझे चिंता नहीं है। अपने कुकर्म के लिए मैं ग्लेब को मरने नहीं दूंगा। ये ठीक है कि वो जेल में है, लेकिन वो सुरक्षित है। वैसे भी थोड़ी सज़ा तो उसे भी मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं उसे मरने नहीं दूंगा। जूली कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैं अभी पुलिस को वो सब बता दूंगी जो तुमने मुझे बताया है। वीजली हंसा। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब कुछ बातें तुम्हारे बारे में हो जाएं। मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक शानदार जिंदगी चाहिए, तो इसलिए अगर अभी तुम मेरे खिलाफ कुछ कहोगी तो तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। इसके अलावा अगर सारी बातें तुम पुलिस को बता भी देती हो और मैं उनको मानने से इनकार कर देता हूँ तो पुलिस को हैरी को छोड़ने और मुझे गिरफ्तार करने के लिए बहुत सारे सबूतों की ज़रूरत होगी जो तुम्हारे पास हैं नहीं। इसलिए अगर तुम सब्र से काम लो और मेरा काम खत्म होने का इंतज़ार करो तो मैं खुद ही आत्मसमर्पण कर दूंगा और तुम्हें भी बहुत कुछ दे जाऊंगा। अब तुम सोच लो, अगर तुम सब कुछ खोना चाहती हो जो तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गुड नाइट जूली। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय 38। पूरी रात जूली उधेड़-बुन में लगी रही। सारी बातों पर अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद उसने सुबह वीजली को कह दिया कि वो उसे समय देने के लिए तैयार है। वीजली ने लापरवाही से कंधे उचकाए और बोला, तो ठीक है, मैं वापस फैक्ट्री जा रहा हूँ। मुझे बहुत काम है और टाइम बहुत कम है। वीजली ऑफिस चला गया और शाम को 6 बजे लौट कर आया। आते ही उसने कहा, मैंने बेंटन को अच्छा सबक सिखा दिया है। ये काम बहुत ही आसान था। उस पर काफ़ी कर्जा हो रहा था। मैंने बस इतना किया कि अपनी गारंटी वापस ले ली। अब वो मुझे परेशान करने की हालत में नहीं है। जूली ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई। फिर वीजली अपने डिक्टाफोन पर काम करने लगा और जूली अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और इंस्पेक्टर डॉसन आया। उसने जूली से भी कुछ पूछताछ की और फिर वो वीजली के कमरे में चला गया। जब वो वापस चला गया तो वीजली घबराया हुआ सा कमरे से बाहर निकला। मैं बाल बाल बच गया हूँ जूली। डॉसन मेरे बयान के बारे में पूछताछ करने आया था। अगर उसे मेरे अंधे होने पर विश्वास नहीं होता तो मैं बुरी तरह से फंस गया था। लगता है अब मुझे अपने प्लान में कुछ चेंज करना पड़ेगा। और फिर वो दोनों हाथों से सर थामकर एक कुर्सी पर ढह गया। अध्याय 39। अब जूली की ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रह गई थी। वीजली हमेशा व्यस्त रहता था और फैक्ट्री से काफ़ी देर से लौटता था। इस बीच वो बस हैरी के बारे में ही सोचती रहती थी, लेकिन उसके लिए वो फ्लैट छोड़ने को अभी भी तैयार नहीं थी। उसके पास इस वक्त सब कुछ था, बस खुशी को छोड़कर। उसे अब वीजली से थोड़ा डर भी लगने लगा था। उसे लगता था कि कहीं वीजली उसे भी ख़त्म करने की कोशिश ना करे, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि ब्लेंच का खून किसने किया था। लेकिन इतना होने के बाद भी जब रिमांड के बाद हैरी को अदालत में पेश किया गया तो जूली को गवाही के लिए बुलाए जाने पर
उसने सच्चाई बयान नहीं की क्योंकि वीजली द्वारा दिए गए सारे सामानों को और पैसे को वो कतई छोड़ना नहीं चाहती थी। कटघरे में खड़े हैरी के मुरझाए चेहरे और दुबले पड़ चुके बदन को देखने के बाद एक बार के लिए उसे उस पर तरस आया, लेकिन फिर उसका लालच एक बार फिर से उसके ऊपर हावी हो गया और उसने उसके खिलाफ ही बयान दिया। एक कुर्सी पर बैठा वीजली ये सब देखकर बस मुस्कुरा रहा था। अध्याय 40। बेंटन एक छोटे से बार में बैठा हुआ विस्की पी रहा था। उसका बदन इस समय कांप रहा था। पिछले 2 हफ्ते से वो खुद को गोली मारने की बात सोच रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो अपने लेनदारों से नज़र नहीं मिला सकता था। उसे ये भी नहीं पता था कि कुल मिलाकर उस पर कितना कर्ज है, लेकिन ये 20,000 पाउंड से कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए था। अगर वो लोग उसे पकड़ लेते तो उसे दिवालिया घोषित करवा देते, और ये बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने डावर स्ट्रीट वाला अपना फ्लैट छोड़ दिया था और पिछले 4-5 दिनों से आवारा की तरह सड़कों पर घूम रहा था। रात को किसी भी होटल में जाकर पड़ जाता था। उसके पास बस 35 पाउंड बचे थे। इसके बाद वो क्या करेगा ये उसे खुद भी नहीं पता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती थी कि उसकी इस दशा का कारण है वीजली, और उसे वीजली से बदला लेना चाहिए। लेकिन बदला कैसे ले ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक अंधे व्यक्ति को मार देना तो बहुत आसान था, लेकिन वीजली के लिए ये बहुत बढ़िया सज़ा नहीं होती, और वैसे भी बेंटन हिंसक प्रवृत्ति का आदमी नहीं था। एक शाम बुरी तरह से नशे में धुत वो सड़क पर चला जा रहा था कि तभी उसे अपने सामने से गुजरती 3-4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखाई दी, और उसी के साथ ही उसके दिमाग में जैसे एक छपाका सा हुआ। तुरंत ही एक योजना ने उसके दिमाग में जन्म लेना शुरू कर दिया। वो जानता था कि उनकी फैक्ट्री में 3 पहरेदार रहते हैं। वो उनके रूटीन को भी जानता था। 11 बजे वो खाना खाने जाते थे। वैसे ये बात नियमों के विरुद्ध थी और उन तीनों को कई बार चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाए थे। और इसीलिए उस आधे घंटे के दौरान जब वो खाना खाने जाते थे, रिसर्च लेबोरेटरी की देखभाल के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं रहता था। उसने जल्दी से एक टैक्सी रोकी और फिर फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। फैक्ट्री से 1/4 मील पहले ही उसने टैक्सी रुकवाई और अंधेरे में गायब हो गया। टैक्सी के जाने के बाद अब वो फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। फैक्ट्री के दरवाजे लॉक्ड थे, जैसे कि उसे पहले ही उम्मीद थी। वो जानता था कि चारदीवारी में एक गुप्त रास्ता भी था जिससे मजदूर फल लेने के लिए खिसक जाया करते थे। वो उसी से अंदर दाखिल हुआ और रिसर्च लैब की तरफ चल पड़ा। ये एक मंजिली इमारत थी और मेन ऑफिस वाली इमारत के पीछे थी। इसकी एक खिड़की में रोशनी हो रही थी। कभी इस इमारत पर बेंटन को गर्व होता था क्योंकि ये उसी की देखरेख में ही बनी थी, और आज वो इसी बिल्डिंग में आग लगाने जा रहा था। ऐसा करने से वीजली भी उसी तरह से खत्म हो जाता जैसे बेंटन खत्म हो गया था। वीजली का पूरा पैसा इसी लेबोरेटरी में लगा हुआ था। बेंटन जानता था कि बाहर पेट्रोल का एक ड्रम रखा है। उसे बस इतना करना था कि ड्रम को अंदर ले जाकर एक दिया सलाई दिखा दे। वो थोड़ी देर उस खिड़की की तरफ देखता रहा जिससे रोशनी आ रही थी। कुछ देर बाद एक व्यक्ति कमरे से बाहर निकला और चल पड़ा। वो तीनों पहरेदारों में से एक था। वो खाना खाने जा रहा था। अध्याय 41। वीजली अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था और जूली उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठी थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। वीजली ने फ़ोन उठाया और उधर से जो कहा गया उसे सुनते ही वीजली अचानक सहमा हुआ सा नजर आने लगा। ठीक है, उसे वहीं रोको, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और कुर्सी से खड़े होते हुए जूली से बोला, बेंटन ने लेबोरेटरी में आग लगा दी है, मुझे अभी वहाँ जाना है। बेंटन ने? लेकिन क्यों? ये सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है जूली। क्या मैं भी साथ चलूँ? हाँ चलो। दुनिया की नज़रों में मैं अभी भी अंधा ही हूँ, इसलिए अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। जल्दी चलो। पिकाडिली से उनको टैक्सी मिल गई। वीजली खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर अचानक बोला, मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लैब मेरी हर सफलता की चाबी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त ग्लेब को मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, जूली ने कहा। अगर लैब जल गई तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे सारे काम रुक जाएंगे। फिर मेरे पास ना समय होगा ना पैसा। अरे लेकिन फिर मेरा क्या होगा? तुमने वादा किया था कि मुझे बहुत कुछ दोगे। मुझे अफसोस है जूली, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था ना कि मेरी लैब में आग लग जाएगी। और वैसे भी तुम्हारा कोई खास नुकसान नहीं होगा। तुम्हें फर और जेवरात मिल जाएंगे और तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। जूली चिल्लाई, तुमने मुझे धोखा दिया।
मैं तुम्हारे वादों पर भरोसा करके यहाँ रह रही थी। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। वीजली ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, जैसी तुम हो ना, जितनी लालची, उसके हिसाब से तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए जूली। लेकिन मैंने वादा किया है तो मैं उससे डिगूंगा नहीं। तुम्हें फर मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि उससे तुम्हें खुशी ही मिलेगी। वैसे इसके बाद तुम क्या करोगी जूली? ग्लेब के जेल से निकलने का इंतज़ार करोगी? तुम्हें उससे प्रेम है ना? हाँ करूँगी, वो तुमसे 6 गुना अच्छा है। मैं उसका इंतज़ार करूँगी और जब तुम्हें फांसी लगेगी तब तुम हमारे ही बारे में सोच रहे होंगे। वीजली ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तुमसे ज़्यादा खोया है जूली, लेकिन मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। मैंने निराशा को भोगना सीखा है। अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू कर देता, लेकिन अब ये असंभव है। लगता है ब्लेंच को मार देना मेरी एक भूल थी। मुझे इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बेंटन इतनी हिम्मत भी कर सकता है। वैसे वो भी बुरी तरह जल गया है आग में। जूली ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने ही दुख में डूबी हुई थी कि इतनी मेहनत और इतनी कोशिश करने के बाद भी आखिर उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। वो झुंझलाए स्वर में बोली, तुम चुप ही रहो। तुम्हारी बातों और तुम्हारे वादों से मैं तंग आ गई हूँ। इस बात की भी क्या गारंटी है कि तुम अब मुझे धोखा नहीं दोगे और वो फर भी मुझे मिल ही जाएंगे। सुबह तुम मेरे बैंक चली जाना जूली। वहाँ से तुम्हें मेरा एक पत्र मिल जाएगा। वो मेरा बयान है जो मैंने पुलिस के लिए लिखा है। उसमें सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। अब तक उनकी टैक्सी फैक्ट्री के नज़दीक पहुँच चुकी थी। आग की लपटें उनको स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। सड़क के दोनों तरफ कारें खड़ी थीं और एक बड़ी सी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होती जा रही थी। काफ़ी शोर शराबा मचा हुआ था। टैक्सी आगे जाने के लिए रास्ता भी वहाँ पर नहीं था। दोनों टैक्सी से उतरकर पैदल ही चल पड़े। जब वो फैक्ट्री के दरवाजे तक पहुँचे तो वीजली ने दरवाजे पर खड़े एक पुलिस वाले से बात की। उसे अपना कार्ड दिखाया तो उसने उसे अंदर जाने दिया। तभी गैरेज दौड़ता हुआ वीजली के पास आ गया। क्या आग ज़्यादा फैल चुकी है? वीजली ने पूछा। गैरेज ने थूक निगला। फिर बड़ी मुश्किल से वो बोला, सब खत्म हो गया है सर। पूरी लैब भट्टी की तरह जल रही है। अब इसे नहीं बचाया जा सकता। और बेंटन, वो भी बुरी तरह जल गया है, लेकिन जिंदा है। लेकिन सर, क्या आपकी आंखें ठीक हैं? आप देख सकते हैं? हाँ, मैं देख सकता हूँ गैरेज। मुझे तुरंत बेंटन के पास ले चलो। लेकिन आपकी आंखें कब ठीक हुईं? क्या ऑपरेशन सफल रहा था? मैंने कहा ना, मुझे बेंटन के पास ले चलो। वो उधर हैं सर। उसने इमारत के एक हिस्से की तरफ इशारा किया। हम फाइलें समेट रहे हैं ताकि आग फैलने की सूरत में कम से कम उनको तो बचाया जा सके। ठीक है, तुम अपना काम करो। जूली, तुम मेरे साथ आओ। वो उस तरफ चल दिए जिधर गैरेज ने इशारा किया था। बेंटन फर्श पर पड़ा था। उसके सिर के नीचे ओवरकोट रखा था और शरीर पर कंबल पड़ा हुआ था। वीजली अपने एक घुटने पर झुकते हुए बोला, हेलो ह्यू। कौन? वीजली? हाँ मैं। क्या चोटें ज़्यादा गहरी हैं? बेंटन दर्द से कराहते हुए बोला, काश मैंने ये ना किया होता। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही आग भड़कने लगी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। काश मैं तभी मर जाता। तुम ठीक हो जाओगे बेंटन। हम सब कभी ना कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और फिर बाद में हम पछताते हैं। मुझे बहुत अफसोस है वीजली, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हमने इसे मिलकर ही बनाया था ना बेंटन। इसमें तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा अच्छा इलाज करवाऊंगा मैं। एम्बुलेंस आती ही होगी। बेंटन धीरे से बोला, अगर हमारे बीच ब्लेंच ना होती तो हमारे संबंध अच्छे रह सकते थे। लेकिन एक मिनट वीजली, मुझे तुम में कुछ तब्दीली दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे तुम देख पा रहे हो। क्या वाकई ऐसा है? अब उन बातों की चिंता मत करो बेंटन। अलविदा। और वीजली वापस खड़ा हो गया। फिर वो जूली से बोला, मेरे साथ आओ जूली। तभी बाहर एक धमाका हुआ और लैब की एक दीवार और गिर गई। वीजली जल्दी से बोला, तुम फ्लैट वापस चली जाओ जूली। बाहर वही टैक्सी खड़ी होगी। कल डॉसन से मिल लेना और उसे मेरा बयान दे देना। इससे ग्लेब को मुक्ति मिल जाएगी। और फरों को थोड़ा सावधानी से बेचना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। और तुम क्या करोगे? जूली ने पूछा। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ बस। तभी गैरेज वहाँ आ गया। वीजली ने उससे कहा, गैरेज, तुम मिस जूली को टैक्सी तक छोड़ दो। फिर वीजली उससे दूर जाने लगा। जूली ज़ोर से चिल्लाई, अरे उसे रोको, उधर खतरा है। उसने वीजली के पीछे दौड़ना चाहा, लेकिन गैरेज ने उसे पकड़ लिया। उधर खतरा है मिस जूली, मत जाइए वहाँ। नहीं, मुझे जाने दो, वीजली वहीं जा रहा है।
लेकिन गैरेज ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ ही पल में वीजली ऑफिस की इमारत के पीछे गायब हो गया। जूली आखिरकार खुद को छुड़ाकर भागती हुई उसी तरफ गई, लेकिन जैसे ही वो इस इमारत के मोड़ तक पहुंची, तेज लपटों के कारण उसे रुक जाना पड़ा। आग बुझाने वाले वहां आग पर पानी डाल रहे थे। अचानक उनमें से एक चिल्लाया। उसने वीजली को जलती हुई इमारत की तरफ जाते हुए देख लिया था। 2 व्यक्ति बाहर निकले और वीजली के पीछे दौड़े, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सके। तेज गर्मी के कारण उन्हें रुक जाना पड़ा। दूसरी तरफ वीजली अपनी जेबों में हाथ डाले हुए, सिर उठाए हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। जूली एकटक उसे देख रही थी। वीजली के कपड़ों में आग लग गई थी। जूली ने आंखें बंद कर लीं और चिल्ला पड़ी, और अगले ही पल वीजली लपटों में खो गया। अध्याय 42। वीजली के पत्र में पुलिस के लिए बयान भी था और जूली को फरों का मालिक बनाए जाने की घोषणा भी थी। अब जूली ने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। हैरी का मुकदमा अगले दिन फिर शुरू होने वाला था। वो हैरी को इस तरह से बचाने जा रही थी जैसा अक्सर फिल्मों में होता है, लेकिन हैरी को बचाने से पहले उसने ये उचित समझा कि वो सेफ में से सारे फर निकाल ले। उसने सोचा था कि इसके बाद वो डॉसन से मिलेगी और उस समय वो उस लोमड़ी की खाल वाले फर के कोट में होगी, जिससे डॉसन काफ़ी प्रभावित हो जाएगा। वीजली का बयान उसे मजबूर कर देगा कि वो उसे हैरी से मिला दे। हैरी को चोरी की सज़ा तो ज़रूर मिलनी ही थी। जूली ने सोच लिया था कि वो उसका इंतज़ार करेगी और जब हैरी जेल से निकलेगा तो वो बड़ी सी कार में बैठकर वही फर का कोट पहनकर उसे लेने जाएगी। वीजली की मौत से उसे तकलीफ हुई थी, लेकिन अब वो उसे भूल चुकी थी। उसे 30,000 पाउंड मिलने वाले थे, जैसा कि मिसेस फ्रेंच ने कहा था। उसने ये भी तय किया था कि वो हैरी को ये नहीं बताएगी कि वीजली ने उसे हीरे और जेवरात भी दिए हैं, क्योंकि अगर कभी हैरी से उसके संबंध बिगड़ जाएं तो बुरे वक्त में वो उसके काम आ सकें। वीजली का बयान हैरी को मुसीबत से निकालने के लिए काफ़ी था। उसने लिखा था कि उसने ब्लेंच को वापस फ्लैट जाने के लिए प्रेरित किया था। उसने टैक्सी में बैठकर जानबूझकर झगड़ा किया था कि बेंटन फ्लैट में जूली के साथ ऐसा कर रहा है। ब्लेंच उसके झांसे में आ गई क्योंकि वो बेंटन की आदत जानती थी। वो थिएटर पहुंचकर एक पैग पीने के लिए रुकी और फिर वो और वीजली अंडरग्राउंड ट्रेन से फ्लैट तक पहुंचे और गैरेज की लिफ्ट से ऊपर चले गए। ब्लेंच लिफ्ट से निकली और दरवाज़ा खोलने लगी। वीजली ने लिफ्ट में से ही गोली चला दी और पिस्तौल हॉल में फेंक दी। फिर उसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर लिया। एक पल बाद ही पुलिस वाले वहां आ गए। हालांकि ये काम मुश्किल था, लेकिन फिर भी हो गया था। उसने आगे ये भी लिखा था कि वो पिस्तौल एक अमेरिकन सैनिक की थी जो उसने 2 साल पहले खरीदी थी। सैनिक का नाम और सर्विस नंबर भी उसने अपने पत्र में लिख दिया था। जूली इस बयान को मजबूती से पकड़े हुए थी। इसमें उसका पूरा भविष्य था। अगर ये खो जाता तो वो हैरी को बचा नहीं पाती। वो सोच रही थी कि क्या टैक्सी लेकर उसे अभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले पार्कवे जाकर लोमड़ी की खाल वाला कोट पहन ले ताकि डॉसन ज़्यादा प्रभावित हो सके। उसने लिफाफा पर्स में रख लिया और चलती रही। वो मन ही मन ढेर से हवाई किले बना रही थी। अगर फरों की कीमत 30,000 की जगह 20,000 भी मिल गई तो भी कोई बात नहीं। अगर हैरी लंदन में रुकने के लिए तैयार हो जाएगा तो वे उससे एक फ्लैट खरीद सकते थे। बेडरूम में क्या क्या चीज़ें सजाएगी, वो अभी इस बात पर विचार कर ही रही थी कि पार्कवे आ गया। शुक्र था कि पोर्टर इस समय वहाँ नहीं था। वो लंच के लिए गया हुआ था। उसका असिस्टेंट भी नहीं आया था। वीजली के फ्लैट में पहुँचने तक उसे किसी ने नहीं देखा। वो जल्दी से ब्लेंच के कमरे में पहुँच गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर अलार्म बंद करने लगी। सेफ खोलकर उसने ऑटो इलेक्ट्रिक सेल पर पड़ने वाली रोशनी बंद की और फिर कुछ ठिठक कर फरों को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। अब ये सारे फर उसके अपने थे, लेकिन उसे जेवरों को भी नहीं भूलना था। अभी तक तो उसने ब्लेंच के सारे जेवरात देखे तक नहीं थे। वो भी तो बहुत कीमती होंगे। वो सेफ में प्रविष्ट हो गई और स्टील कैबिनेट के सामने पहुंच गई। उसे पता नहीं था कि इसे कैसे खोला जाता है। उसमें कोई की होल नहीं था। हाँ, उसके बीचों बीच एक नॉब ज़रूर थी। उसने उसे छुआ और फिर मजबूती से पकड़कर उसे खींच लिया और तभी अचानक सेफ का दरवाज़ा बंद हो गया। 4 दिनों के बाद उसका पता चला। ये डॉसन का ही आइडिया था कि एक बार जूली को सेफ में ढूंढा जाए। हो सकता था कि वो वहाँ फर लेने गई हो और अंदर बंद हो गई हो। अंत में जब सेफ खोली गई तो वाकई वो फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी मुट्ठी में वीजली का पत्र दबा हुआ था। उसकी लाश पर लोमड़ी की खाल का कोट पड़ा था और अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था।
हैरी उससे ज़्यादा किस्मत वाला साबित हुआ। उसे सिर्फ 18 महीने की कैद हुई। जब वो जेल से बाहर निकला तो उसके इंतज़ार में कोई सजी धजी युवती नहीं खड़ी थी, बल्कि चर्च के लिए चंदा इकट्ठा करने वाली एक लड़की थी जो चंदे का डिब्बा उसके सामने हिला रही थी।